हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। आई गेस 4 होगा ना, थर्ड तो हो गया था। अब वैसे तो ये थर्ड ही है क्योंकि पहले लेक्चर में हमने खास कुछ पढ़ा नहीं था। एटम पे पूरी चर्चा करी थी हमने। एटम के बहुत ही धांसू धांसू सवाल हमने किए थे। अब ईमानदारी से बताइए, कल काम तो थोड़ा मैंने ज्यादा दे दिया था आपको, है ना? आपकी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा काम दे दिया था मैंने, है कि नहीं? हाँ सर। हुआ सारे सवाल लगभग लगभग कुछ 20-25 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। आपने किए कैलकुलेशन और उसमें से मैंने मार्क करके भी दे दिए थे कि कौन से क्वेश्चन आपको लिखना है और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। ठीक है। सिलेबस कब खत्म होगा? बोल तो 2-3 दिन में खत्म कर दूंगा, या आराम से पढ़ा के 6 दिन में खत्म कर दूं, क्या ही फर्क पड़ता है। 2-3 क्लास है, तुम कुछ रॉकेट साइंस तो बना नहीं लोगे जाके, तो आराम से पढ़ लो। भगाने का कोई लॉजिक नहीं है। बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ो, फिर रिवीजन भी आराम से करेंगे। ठीक है। चलिए, कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया था जल्दी बताइएगा प्लीज। आज का जो लेक्चर है, सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर डीके के कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे, फिजन फ्यूजन पढ़ेंगे, उसके बाद बनेगा पावर रिएक्टर। मतलब यहां से मैं ईमानदारी से बताऊं तो 1.5 लेक्चर लगेगा, एक ये और आधा और। ठीक है ना? कितना लेक्चर लगेगा? 1.5 लेक्चर लगेगा। तो कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया? यस सर, डन है, डन है। 90% क्वेश्चन हमने कर लिया। नहीं सर, नहीं किया, नहीं किया, सिर्फ देखा, सिर्फ देखा। ईमानदारी से बताइएगा, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है ना? ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है। देखो भाई, पढ़ना तो है ही, लेकिन सिर्फ पढ़ के और पढ़ने में मजा भी आता होगा। बताओ, जिस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, चीजें हम सीख रहे हैं, लेकिन फाइनली एग्जाम में जाके कैलकुलेशन तो आपको करना होगा ना। चलो, फिजिक्स तो मैथ सिखा दूंगा अच्छे से, सब कुछ करा दूंगा, कैलकुलेशन भी सिखा दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन में कर थोड़ी ना दूंगा। व्हाट यू से? कैलकुलेशन मैं कर दूं, फिर यहां कर दूंगा एग्जाम में, वो करना। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए कि सर जाके तो हमें करना ही पड़ेगा, तो ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा। आपको मेहनत घर पे करनी पड़ेगी। मैं यहां पे 50 सवाल कर दूं और तुम घर पे जाके सिर्फ उसको नोट करो। मैं यहां पे 10 ही करूं और घर पे जाके तुम 20 करो। वो 30 क्वेश्चन जो मैंने यहां पे 10 किए और तुमने 20 किए हैं, 50 से बहुत ज्यादा मायने रखेंगे आपके लिए। क्या आप इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते? मान लो मैंने यहां पे 50 क्वेश्चन कर लिए, बढ़िया मजा आ गया, जो एडवांस ये सब फोड़ दिया। दूसरा सिनारियो कि मैंने यहां पे 10 ही किया, कंसेप्ट पढ़ाया, तुम घर पे जाके 20 खुद से किए, तो ज्यादा फायदा किसमें होगा? बताइए, आप ईमानदारी से सोच के बताइए। 50% लोगों ने किया, 50% लोगों ने नहीं किया। ऐसे कैसे चलेगा? लास्ट में आके भी तुम ऐसी हालत करोगे तो फिर तो यार गड़बड़ है बात, फिर तो बात गड़बड़ है ना? ये तो सेकंड लास्ट चैप्टर बचा है। हमने 15 चैप्टर पढ़ लिए, 14 चैप्टर पढ़ लिए, और अभी भी तुम्हारी ये हालत है। थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कराता हूं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर से होमवर्क दूंगा जिसमें कैलकुलेशन वाली बात और थी, क्योंकि आप करोगे तभी आपको फायदा होगा। अब मैं सारा कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा तो पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा। पढ़ना भी हमें है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होमवर्क की बात करेंगे, मैं फिर बताता तो होमवर्क की बात करेंगे, फिर क्यू वैल्यू देखेंगे, अल्फा डीके बीटा डीके में क्यू वैल्यू लिखते कैसे हैं। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे, फिर फ्यूजन और फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे। क्लियर? चलिए, 50-60% किया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, पहला सवाल देखो, इसको कॉपी करना भी नहीं था। क्या कह रहे हैं? ड्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन 8O16। ड्यूट्रॉन क्या होता है? 1H2 को कहते हैं ड्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को कहते हैं ड्यूट्रॉन। तो 1H2 बम्बार्ड किया मैंने 8O16 पर, 8O16 पर। अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकला तो 2He4 निकल गया। साथ में कौन सा मटेरियल निकलेगा, कौन सा न्यूक्लियाई निकलेगा, ये आपसे पूछा है। तो वही में न्यूक्लियाई निकलेगा जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस होगा। अच्छा, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस होगा। अब देखो देखो यहां पर ध्यान से, मास नंबर इसकी कितनी है? 4। इधर कितनी थी? 18। 16 और 2 18। इधर 16 2 18, तो इधर 18 होना चाहिए। ये 4 है तो 14 होना चाहिए। 14 किसका है? सिर्फ चौथे ऑप्शन का है, चौथा आंसर। ये 7N14 ही निकलेगा और कुछ नहीं निकल सकता। खत्म। डी आंसर। कैसे किया? मास नंबर बैलेंस करके। ये तो अच्छा सवाल था, इसको नो कॉपी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो आराम से। अच्छा क्वेश्चन है। क्या किससे हमने सॉल्व किया? मास नंबर बैलेंस करके। चमका ये बात?
चमका ये बात। देखो अगर तुम इसको रखते तो 16 2 18 और 13 और 4 17, 17 मास नंबर होता। मास नंबर हमेशा बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले मास नंबर चेक करो न्यूक्लियर रिएक्शन में। ये एमआर स्टार बॉक्स लिख लो, एमआर स्टार बॉक्स लिख लो। चाहे अल्फा डी के काउंट करना हो, चाहे बीटा डी के काउंट करना हो, कुछ भी करना हो, या फिर तुम्हें डी के बताना हो, या फिर डी के बता के फाइनल पूछ ले, सबसे पहले मास नंबर कंजर्व करो। सबसे पहले मास नंबर कंजर्व करो। सबसे पहले मास नंबर कंजर्व्ड करो। सबसे पहले मास नंबर कंजर्व करो, बाद में कुछ देखो। सबसे पहले मास नंबर कंजर्व करो, देन चार्ज कंजर्व करो। चार्ज कंजर्व करो और उसके बाद तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज को कंजर्व करने की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच रेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्सरे। तो एक्सरे तो तुम्हारा फोटोन है, एक्सरे तो फोटोन है। गामा रे भी हाईली एनर्जेटिक फोटोन है। बीटा रे मतलब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होगा, और सिर्फ बीटा ले लिखा है तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। सिर्फ बीटा लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस लिखा हो तभी पॉजिट्रॉन। तो चार्ज अल्फा पार्टिकल में तो होता है 2He4, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल में। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बाय दिस। ठीक है, ये किसका न्यूक्लियर रिएक्शन है? हाँ, ये सवाल फ्रीक्वेंटली आता है बेटा, मैं तुमको बता दूं, ये बहुत चांसेस है नीट 2026 में इसके आने की, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। क्या एक रिएक्शन बता देंगे, बताओ ये रिएक्शन किसका है? तो देखो यहां पे क्या निकला है, एटॉमिक नंबर एक बढ़ा है और एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो बीटा माइनस नहीं हो गया? बीटा माइनस में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, नीचे गिरने पर ये एक्स एक्सिस की तरफ फैलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, तो बीटा माइनस डीके है। तो बीटा माइनस डीके कहां लिखा है? तो बीटा डीके लिखा है, तो बीटा और बीटा माइनस बाय डिफॉल्ट सेम होता है। वहां से द न्यूक्लियस 48 कैडमियम 115 आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा डीके। बीटा डीके बोला है तो कौन सा डीके समझेंगे? बीटा माइनस। बीटा माइनस में नंबर ऑफ मास सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता है 2 से, तो 48 से हो जाएगा 50 और 115 ही रहेगा, 50 और 115। वाओ, एकदम मक्खन की तरह सवाल सॉल्व हो रहे कि नहीं? देखो डी खत्म, टाटा बाय बाय, सी हियर, हाउ ब्यूटीफुल। कोई ये तो नहीं कर रहा रे 46 कर दिया, देखो 46 कर दिया। बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, और सिर्फ बीटा लिखा है तो आपको बीटा माइनस मानना है। सिर्फ बीटा लिखा है तो आपको क्या मानना है? बीटा माइनस मानना है। और बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है, 2 बीटा माइनस हुआ है तो एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ेगा। बोलो बोलो सर, बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया। ये देख, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 92-235 is bombarded with a neutron, it generate 3689 क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन एंड। अब देखो ये तुमको बोला है कि यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन डाला तो एक मास नंबर डाला तो 236 हो गया। इधर क्रिप्टन 89 केआर, और एक होता है बेरिलियम निकलता है वैसे, तो ऐसे हम मास नंबर कंजर्व करके देख ले, 3 न्यूट्रॉन, तो 3 न्यूट्रॉन निकला, तो 3 न्यूट्रॉन का मास नंबर इधर हो गया 3, एक न्यूट्रॉन का होता है 1, ऐसे 3 न्यूट्रॉन निकले, तो टोटल मास नंबर इधर 90 हो गया। देखो ना 89 और 1 कितने हो गए? 90, और उधर कितना है? 236, तो 236 में 90 घटाओगे तो 6 में से 0 जाएगा 6, और 13 में से 9 गया 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 246 आना चाहिए। गलत बोल रहा हूं? वेन यूरेनियम आइसोटोप 235, अच्छा सॉरी एक आएगा ना, बचेगा 236 हुआ ना, 336 लिख दिया मैंने, वही तो कह रहा हूं। 236 में से 90 घटाएंगे तो 146 आना चाहिए, कहीं है 144, 191 नहीं, ऐसा कैसे कर रहा हूं मैं? 3 न्यूट्रॉन निकला है ना, अच्छा 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन तो 3 होगा, ये 3 काउंट करोगे 89 और 3 92 होगा, ये 92, तो 144 आएगा, 144, 144 बेरियम। तो ये एक्चुअल में तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है, क्रिप्टन एंड बेरिलियम निकलता है, ये पहला आंसर है। इसको कॉपी कर लेना, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? व्हेन यूरेनियम ऑफ आइसोटोप 92 235, तो देखो 92 यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया है, तो न्यूट्रॉन का मास नंबर होता है बेटा 1। अब इससे निकला 36 Kr89 और 3 न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 होता है, तो 3 न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? 3। अब यहां पे मान लो जो कुछ भी निकला Y, जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है, तो मास नंबर कंजर्व करेंगे, तो इधर देखो 235 प्लस 1 बराबर 89, और देखो 3 न्यूट्रॉन है तो 3 प्लस A, बस ये इक्वेशन बनी।
ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ गया? ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ गया? 235 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 236। 236 इज इक्वल टू 89 और 3 92 प्लस ए। ए बराबर हो जाएगा 236 माइनस 92 इज इक्वल टू 144। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? क्योंकि ऐसा ही सवाल डायरेक्ट आपको उठ के मिलने वाला है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप वहां पे जाके गलती करें। बताइए कितने लोगों को ये समझ में आ गया एकदम अच्छे से? कितने लोगों को समझ में आ गया एकदम अच्छे से? अब मैं नहीं चाहूंगा ना कि तुम ये वाली गलती कर दो, बताओ यार जोड़ घटाओ में। मैं ऐसा चाहूंगा क्या? बता कि एकदम छोटी चीज में तुम कोई जाके मिस्टेक कर दो। यहां पे 3 क्यों लिखा? क्योंकि 3 न्यूट्रॉन दिया हुआ था। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन दिया हुआ है। जल्दी देखो, ये देखो, अ ड्यूट्रोनियम इज बम्बार्डेड ऑन, इतना ही तो सवाल कर लिया हमने। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? अ न्यूक्लियस इतना कैडमियम आफ्टर 2 सक्सेसिव बीटा डिके, ये भी कर लिया हमने। ये रिपीट हो गया था क्या? अरे यार ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये तुम्हारा 2 अप्रैल 2025 जेई मेन का सवाल है। जेई मेन का सवाल है। देखो क्या कह रहा है ये सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है समझो। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन 1h1 फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियाई, गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज इतना, सॉरी ड्यूट्रोनियम इज इतना, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज इतना। तो आपको टोटल क्यू वैल्यू पूछा है आपसे। देखो पहले रिएक्शन देखो, 2 ड्यूट्रॉन है, देखो 1 ड्यूट्रॉन 2 ड्यूट्रॉन, 2 ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बना, और क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट। तो 2He4 का बाइंडिंग एनर्जी ये दिया हुआ है, तो एक हीलियम एटम का पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ये है। तो 4 न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? 4 इंटू 7 MeV है। ये थोड़ा सा गलत लिखते, ई में भी है, माइनस इसमें एक न्यूक्लियन का पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 1.1, ऐसे 4 है, तो 4 इंटू 1.1 MeV। तो 7 चौक 28, 28 माइनस 4.4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 माइनस 4.4, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा कुछ 23.6। 23.6 टोटल एनर्जी रिलीज हुआ है। और कई बार ये भी पूछता है कि पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो अगर पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज हुई है ये पूछता, तो फिर हम पर न्यूक्लियन 4 न्यूक्लियन में एनर्जी रिलीज 4 से डिवाइड करते। लेकिन सिंपल पूछा है टोटल रिलीज एनर्जी। अब देखो तुमको भरोसा हो गया, जेई मेन 2025 का सवाल है, 2025 का सवाल है जेई में। 93% लोग इस कर पाएंगे इसको। मतलब क्या रीजन है बेटा? मतलब इतना पुअर परफॉर्मेंस तो मैंने कभी नहीं देखा। बहुत खराब होता है ना, बहुत टफ सवाल कराता हूं ना, तब जाके कहीं पे यकीन में बच्चे कहते हैं कि सर ये नहीं हो पाएगा। ये मेंस 2025 का सवाल है, इसमें तुमको क्या दिक्कत हुई बता? मतलब मुझे बुरा लगता है यार, तुम नहीं सीख पाते हो। तो मुझे भी लगता है, तुम्हें भी लगता होगा। इसमें डाउट क्या है कल्पना? एटॉमिक नंबर कंजर्व बिल्कुल नहीं होता, हम लगाते भी नहीं है। हम मास नंबर कंजर्वेशन लगाते हैं और चार्ज कंजर्व करते हैं। एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन मैंने कहां लगाया है? कहां लगाया मैंने एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन? अरे जबरदस्ती के डाउट पूछते हो तो। कहां लगाया मैंने एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन? कहीं लगाया है एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन? कई बार तुमको अपने आप कंजर्व होता हुआ होगा तो होगा, नहीं होता हुआ हो तो नहीं होगा। वो लगाना ही नहीं है, वो लगाना ही नहीं एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन। इसको रिपीट कर दू, क्या रिपीट कर दू? देख, एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ड्यूट्रॉन, 2 ड्यूट्रॉन का मतलब है एक ड्यूट्रॉन 1H2, एक और ड्यूट्रॉन 1H2, दो ऐसे ड्यूट्रॉन है 1H2 1H2 मिलके 2He4 बना, हीलियम बना है, और यहां पे क्यू एनर्जी रिलीज हुई। तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होता है फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। अब यहां पे प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे माइनस रिएक्टेंट की लिखेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं। क्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, ये लिखेंगे। यार मेरा दिमाग खराब, कौन सा सवाल था यार? इसमें क्या समझ नहीं आया जरा बताना। When a uranium isotope 92 235 is bombarded with a neutron, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है समझ? कैसी बातें कर दी है यार तुमने। आपको बुरा लग रहा होगा कि सर आगे बढ़ो, छोड़ो, नहीं छोड़ सकता मैं। कैसे छोड़ दो यार? ये ऐसी चीजें तुमको नहीं समझ में आएगी तो मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूं यार। और जो जानबूझ के कर रहा होगा ना कोई, उसको तो भगवान करे कि उसका सिलेक्शन कभी ना हो, भगवान करे जो जानबूझ के किया है।
लेकिन अगर तुम जेन्यून हो और मैं नहीं समझा पाया तो फिर मेरी गलती है, मैं यहां समझाता हूं। वेन आ यूरेनियम आइसोटोप 92U235, कितनी बार समझाया, एक यूरेनियम है जिसका ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर, तो ठीक है। बम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन बोला, बम्बार्डेड अ न्यूट्रॉन मतलब एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का मास नंबर 1, इससे बम्बार्ड किया, इससे फेंक के मारा, तो ये लिखा हमने। जनरेट क्रिप्टन, ये जो भी होता है क्या, जिसकी एटॉमिक नंबर है 36, मास नंबर है 89, प्लस 3 न्यूट्रॉन, तो 3 न्यूट्रॉन निकला, प्लस एक और कोई न्यूक्लियाई निकला जो हमें नहीं पता, जिसका एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ये मान ले। हमने आपको बताया है कि कभी भी एटॉमिक नंबर कंजर्व मत करो, तुम कंजर्व करो मास नंबर और कंजर्व करो चार्ज, यही बताया तुम्हें। तुम कंजर्व करो मास नंबर और तुम कंजर्व करो चार्ज, कहां लिखा मैंने, तुम कंजर्व करो मास नंबर और तुम कंजर्व करो चार्ज, कहां एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लिखा है, वो तो नहीं होता तो लगाएंगे, जब होता ही नहीं तो क्यों लगाएगा, जब होता ही नहीं तो क्यों लगाएगा। चलिए देख, मास नंबर काउंट कर, इसका 235 प्लस 1 बराबर 89, इधर का मास नंबर बराबर इधर का मास नंबर 89, प्लस ये जीरो गलती से लिख दिया, एक न्यूट्रॉन का मास नंबर होता है 1, यहां पे 3 न्यूट्रॉन है, तो 3 न्यूट्रॉन का मास नंबर होगा 3, प्लस ये मास नंबर 1, काउंट कर, 236 बराबर 89 और 3 92 प्लस ए, तो ए बराबर होगा 336 माइनस 92 144, और 144 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। किसी भी सवाल में क्या कभी भी मैंने एटॉमिक नंबर कंजर्व किया है, क्या एटॉमिक नंबर कंजर्व, ये अपने आप एटॉमिक नंबर बता रहा है मुझे, हट। चलो बताओ कितने लोगों को समझ में आया अब। एटॉमिक नंबर अगर कंजर्व हो भी रहा होगा तो जरूरी नहीं कि उससे सवाल करें कि वो नहीं भी हो सकता रिएक्शन में, हमने आपको बताया है मास नंबर कंजर्व करिए। अच्छा, एटॉमिक नंबर फाइनल निकालते समय हम ये देखते हैं कि 2 बीटा डी के बाद फाइनल एटॉमिक नंबर क्या हो गया, वो देखने के लिए अल्फा और बीटा डी के काउंट करके सॉल्व करते हैं। बैच की हालत बहुत खराब है बैच, ये जोड़ घटाओ नहीं आ रहा, ये जोड़ घटाओ नहीं आ रहा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तुमको समझ नहीं आया, 6 बार किया मैंने ये। अरे 236 ही होगा, यहां लिखा है 236, अभी भी 3% लोग सरे हुए हैं, देखो ये 2.5% लोग, 2.5% को अभी मैं कहता हूं अभी तुरंत इस क्लास से तू चला जा, कहीं और जाके पढ़ प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे, नीट की कसम है तू यहां से चला जा, जिसको ये नहीं समझ में आया भाई, 6 बार एक ही चीज समझाया, नीट की कसम है तू चला जा यहां से, छोड़ मत पढ़ यहां, चला जा, चल देख इधर, चलिए समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्शन कल क्यू वैल्यू में मैंने ऐसे सवाल बहुत सारे आपको समझाए हैं कि किस तरीके से करना है, क्यू वैल्यू लिखना सिखाया है। चलो देखो पहले कंसेप्ट पढ़ो, चलो देखो, चलो देखो यहां पर, देखो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन 1h2 को कहते हैं ड्यूट्रॉन, फ्यूज मतलब मिला, टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियाई, तो ये 1h1 प्लस 1h1 मिलके ये बन गया बेटा 2He4, तो ये बन गया 2He4 प्लस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। हाँ सर, गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन इज 1.1, तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी तुमको 1.1 दिया है, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1He4 इज 7 MeV। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, ये 2He4 को 1He4 लिख दिया साला, नींद में टाइप किया है, 2He4 हीलियम का पर न्यूक्लियन इतनी बाइंडिंग एनर्जी, तो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हम लिखते हैं प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बोथ द ड्यूट्रॉन्स 1H2 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2, सिंपल।
ये तुम्हारा फॉर्मूला है बाइंडिंग एनर्जी। अब बताओ यहां पे लिखा है कि 1H बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2 इज 1.1 MeV बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब होता है उसके एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए इतनी बाइंडिंग एनर्जी। इसमें कितने न्यूक्लियन है? 2, और इसके भी 2, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 1.1 MeV। और यहां पर लिखेंगे, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम इज इतना, पर न्यूक्लियन। इसमें टोटल न्यूक्लियन होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 MeV, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 MeV माइनस 4.4 MeV, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 23.6 MeV। 23.6 MeV आंसर आएगा। देख देख इधर, 8 अप्रैल 2024 का सवाल है, देखो क्या कह रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियस इज 18.10 to the power 8 जूल। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। अब जरा इस क्वेश्चन को उल्टा करके पढ़, क्वेश्चन को उल्टा करके पढ़। कैसे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सर्टेन न्यूक्लियाई इज इतना, बाइंडिंग एनर्जी इतना दिया। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर मास ऑफ द गिवन न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का मास और टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का डिफरेंस इंटू सी स्क्वायर तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी होता है। हाँ, तो तुमसे क्या पूछा है सर? मास डिफेक्ट ही तो पूछ रहा है। ये मास डिफेक्ट का डेफिनेशन दे दिया है, ये मास डिफेक्ट का डेफिनेशन दे दिया, ये डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर। बोलो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है सर? बाइंडिंग एनर्जी है 18 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ये कटेगा 2, ये कटेगा 10 का पावर 2, तो 2 इंटू 10 का पावर 2 है। गड़बड़ कैसे हो गया ये? डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस गिवन इन द न्यूक्लियाई इज, माइक्रोग्राम में कैसे आंसर आ रहा है? तो 2 इंटू 10 का पावर 2 आंसर आ रहा है। जूल में, हाँ जूल में है। स्पीड ऑफ लाइट को भी सही रखा है, तो 8 दूना 16 सही रखा है इसको मैंने, है? तो 20 माइक्रोग्राम कैसे आ जाए? बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर, डेल्टा एम ही तो पूछा है। थ्री इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 10 का पावर 16। कुछ तो गड़बड़ है। ये -8 तो नहीं दिया हुआ है। अगर ये -8 दिया होता तो 18 इंटू 10 का पावर -8 बटा 9 इंटू 10 टू द पावर 16, तो ये कटेगा 2 से। 2 इंटू 10 का पावर 16 जाएगा। अच्छा 8 है तो इसको स्क्वायर क्यों किया मैंने? 8 ही तो है ये, तो मैंने 18 क्यों लिख दिया? 8 है, सही तो है। पता नहीं, मैं भी यार पागल हो गया हूं। 8 है तो 10 का पावर -8 बचेगा, 2 इंटू 10 का पावर -8। हाँ ठीक है, तो 20 माइक्रोग्राम। मैं 18 कहां से ले लिया था उसको? 18 कहां दिख रहा है? ये तो 10 इंटू 10 का पावर 8 है। 10 इंटू 10 का पावर 8 है। 18 कैसे ले लिया मैंने उसको? ठीक है, अब तो ठीक है। अब देखो 10 इंटू 10 का पावर 8 है, ये 16 है, तो कट के 10 का पावर -8 केजी आएगा। तब इसको 10 का पावर -6 को माइक्रो करोगे और 10 का पावर -2 को 20 है, सही है, 10 माइक्रोग्राम आ जाए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। इन द हाइपोथेटिकल फ्यूजन रिएक्शन, इतना तुमको रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द इमिटेड पार्टिकल आर। अब देखो आर इमिटेड पार्टिकल बोला है, जबकि ये यहां पे 3 लिखा है। अब ये रिएक्शन को समझ, 3 लिखा है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। आपको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां पे मास नंबर कंजर्व करो। इधर देखो कितना है, 236। हाँ सर, 236 बराबर ये कितना है बेटा, 141 प्लस 92 प्लस, मान लो इसका मास नंबर ए, तो आप लिखेंगे 3a। 3a क्यों लिखेंगे? 3 आप इसलिए लिखेंगे कि यहां पर जो भी आर निकला है वो 3 आर निकला है, तो एक आर का मास नंबर ए है, तो 3 आर का क्या होगा, 3a। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 236, 236 में से 141 और 92 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो जोड़ लो पहले, तो ये तुम्हारा हो गया 2 और 1 3,
9 और 4 13 के हासिल 3 और 1, ये हो गया तुम्हारा 236 में से 233 घटाएंगे तो बराबर तुम्हारा आएगा ये 3a। तो बताओ कितना हो रहा है? 233 3 3 तो 3 बराबर 3a। तो मास नंबर तो एक आ रहा है। तो एक मास नंबर कौन सा पार्टिकल है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, गामा रेडिएशन नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन का भी मास नंबर एक होता है, प्रोटॉन का भी मास नंबर एक होता है। अब यहाँ पे हम तुमको बैलेंस करेंगे चार्ज। हम क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज। अभी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं, हम चार्ज बैलेंस करेंगे। अब चार्ज बैलेंस करोगे तो यहाँ पे है 92, यह है 56, यह है 36 और ये है तुम्हारा 3। तो मान लो इसका चार्ज है जेड एटॉमिक, एटम है तो जेड एटॉमिक नंबर है। तो 92 और ये हो गया 56 में घटाओगे और 36 घटाओगे बराबर 3z आएगा। तो ये देखो घटाओ, तो घटाओगे तो 50 और 30 80 92, तो ये जीरो आ रहा है। तो इसका एटॉमिक नंबर जीरो होना चाहिए, मतलब चार्ज जीरो होना चाहिए। अगर प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, तो ये गलत, थर्ड आंसर आएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकलना चाहिए। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ आपने एटॉमिक नंबर बैलेंस किया। नहीं किया एटॉमिक नंबर बैलेंस, मैंने चार्ज बैलेंस किया। सर आपने तो एटॉमिक नंबर गिना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा ना एक्स्ट्रा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता तो हमें एटॉमिक नंबर से गलत आ जाता वो। आप इस बात को डिफरेंस से समझना, सुनो ध्यान से। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जैसी चीज नहीं निकल रही है, तो उसकी चार्ज तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो बचा सिर्फ प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को बताता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि एटॉमिक नंबर बैलेंस हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मैं चार्ज देख रहा हूं, मैं एटॉमिक नंबर नहीं देख रहा हूं। एटॉमिक नंबर बैलेंस हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बैलेंस क्या कर रहे हैं? चार्ज। और यहाँ पे चार्ज एटॉमिक नंबर से ही बैलेंस देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज नहीं निकला है, इसलिए सिर्फ प्रोटॉन का ही चार्ज है और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को बता रहा है, इसलिए हमें एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन होता हुआ दिख रहा है। तो आपके मन में ये आया कि सर आपने तो एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन से किया। नहीं, एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन से नहीं किया, मैंने चार्ज से किया। एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन से करना भी मत, गलत हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता तो क्या एटॉमिक नंबर कंजर्व करके तुम कर लेते? नहीं, चार्ज से ही करते हैं फिर भी। क्लियर है क्या? हाँ सर समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है? MO इज द मास ऑफ आइसोटोप ऑफ बेरिलियम। ठीक है, इसकी मास है। MP एंड MN आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दिस आइसोटोप इज। देखो 18 मतलब 8 अप्रैल 2024 मेंस का सवाल है। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी होता है मास डिफेक्ट इनटू C²। और मास डिफेक्ट क्या होता है? मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। अब देखो यहां पे न्यूक्लियॉन्स की मास कितनी होगी? तो यहां पे 12, 5 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। 12 में से 5 जाएगा, 7 न्यूट्रॉन है। तो तुम लिखोगे 5 मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन MP, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियस की मास है M0 माइनस M0 इंटू C²। ये बनेगी बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? उसके सारे न्यूक्लियॉन्स की मास माइनस न्यूक्लियस की मास। तो सारे न्यूक्लियॉन्स की मास माइनस न्यूक्लियस की मास, ये कर देंगे। हाँ सर, तो बराबर क्या आ जाएगा? देखो 5MP प्लस 7Mn माइनस M0 इंटू C²। देखो हाउ ब्यूटीफुल आंसर इज दिस। अब M0 में से ये घटा रहे, उल्टा कर रहे। एक बच्चा सिर्फ D जवाब दे रहा है, कितनी गलत हो बेटा। हम न्यूक्लियस में से, अच्छा मास किसका ज्यादा है? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का ज्यादा होता है। मैंने आपको यही पढ़ाया है। इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास आप लिखिए, उसमें से न्यूक्लियस का मास आप माइनस करिए इंटू C²। यही तो बाइंडिंग एनर्जी का खूबसूरत डेफिनेशन है। बताओ, इस टॉपिक पर भी आपको मैंने फुल PhD करा दी है। इस टॉपिक पे मैंने आपको फुल PhD करा दी है। चलो ये देखो, which of the following nuclear fragment corresponding to nuclear fission between neutron and uranium isotope is correct? तो क्या बोला? Which of the following nuclear fragment corresponding to the nuclear fission between neutron and uranium isotope is correct? Which of the following nuclear fragment corresponding to the nuclear fission between, अच्छा fission between हुआ है। अच्छा तुमसे ये बोल रहा है कि fission हुआ है। fission मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना। किसका हुआ है? न्यूट्रॉन और यूरेनियम का। तो न्यूट्रॉन और यूरेनियम जोड़ो, तो 92U 235 प्लस एक न्यूट्रॉन लिया है, एक न्यूट्रॉन लिया है,
तो 0n1, ये 0 एटॉमिक नंबर लिखा है, बराबर ये कौन सा लिखे कि बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस कंडीशन देखो बस, ये है तुम्हारा 235 और एक 236। अब इसमें 236 बैलेंस करो, किसमें आएगा? तो 236 इसमें तो बैलेंस होता था नहीं, 144 के साथ इसमें तो बैलेंस हुआ था, अभी अभी तो हमने किया है। इसको नोट्स में मत लिखना बेटा, नो कॉपी, ये अभी अभी तो हमने किया है। डी आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर तुमने डी पहचान लिया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। ये देखो, द मास डिफेक्ट इन द पर्टिकुलर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज इतना, वेयर एन इज, अबे धत तेरी की, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। मास है ग्राम में, इसको तुम केजी में कन्वर्ट करके लिखना, ऐसा यूनिट में तुम्हारा वॉट में आंसर दिया हुआ है। तो 0.4 ग्राम हो जाएगा 0.4 इंटू 10 का पावर -3 केजी, खत्म। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। अब एक सवाल, ये शांति से मैं समझाना चाहता हूं, कमेंट को मैं ब्लॉक कर रहा हूं, शांति से, 13 अप्रैल 2023 का सवाल है, और ऐसा सवाल अभी नीट में नहीं आया है, बढ़िया सा। नीट में बहुत इजी आ जाता है, जैसे डेल्टा टाइम दे दिया, एनर्जी पूछ लिया, या एनर्जी दे दिया, डेल्टा टाइम पूछ लिया, बहुत आसान आता है। नीट में ऐसा नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है। मैं आपको बता दूं, नीट 2026 में इस तरह के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही बनेंगे। देखो क्या क्या है, ये कह रहा है कि 92 एटॉमिक नंबर, 238 मास नंबर, कन्वर्ट हुआ है 90 एटॉमिक नंबर, 234 मास नंबर, 2 ड्यूट्रॉन, 2 एटॉमिक नंबर, 4 मास नंबर, ड्यूट्रॉन नहीं सॉरी, 2 कोई भी डी है जिसका मास नंबर है 2, सॉरी मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, क्यू वैल्यू देखते हैं। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विल बी गिवन मास ऑफ इतना इज इतना एम्यू इंटू, ये है तुम्हारा एम्यू इंटू सी स्क्वायर, ये दिया है तुम्हें, मास दिया है इतना, ठीक है, मास ऑफ इतना इज इतना, मास ऑफ इतना इज इतना, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज क्या होगा? अब बताओ, ये बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में एनर्जी रिलीज है कि मास एनर्जी के टर्म्स में? मास एनर्जी के टर्म्स में। क्यू एट वैल्यू इज इक्वल टू मास एनर्जी ऑफ ए माइनस मास एनर्जी ऑफ बी माइनस मास एनर्जी ऑफ डी, यही तो लिखोगे। हाँ सर, मास एनर्जी इंटू सी स्क्वायर, चाहो लिखना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू सी स्क्वायर, ये क्यू वैल्यू होता है। हाँ, अब ये मास ये दिया है, कितना दिया है? 238.05079 एग्जैक्ट मास दिया है इसका, 931.5 MeV लिख दो, 931 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, ये तुम्हें मास की वैल्यू दे दी। तुमको बताया था ना, 1 MU को हम लिखते हैं 931.5 बाई सी स्क्वायर MeV, MeV बाई सी स्क्वायर। हाँ सर, और इसका मास दिया तुमको इतना, तो माइनस 234.04363 मल्टीप्लाई 931.5 MeV माइनस ये तुम्हारा बचा है ये 4.00260 931.5 MeV। तो 931.5 को तो कॉमन निकाल लो, MeV बाई सी स्क्वायर, देखो यहां MeV सी स्क्वायर, MeV सी स्क्वायर इंटू, तुम सिंपल सी स्क्वायर कर रहे हो, तो सी स्क्वायर से ये भाई सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मोटा मोटा क्या करना है कि 234 में से इन दोनों को ऐड करके, 238 में से इन दोनों को ऐड करके घटा देना, बस आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखो हम यहां करते हैं, यह 238.0507 को ले लेते 8, ठीक है, यही तक लेते 4 डिजिट तक। यह तुम्हारा 234, 234.0436 और यह है तुम्हारा 4, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 004 ये तुम्हारा डेल्टा एम इंटू 931 मल्टीप्लाई कर, देखो 931 बाई एमईवी, 931 बाई एमईवी बाहर निकाल लेंगे। चलो अब घटाओ इसमें से, तो 8 में से ये 6 जाएगा तो बचेगा 2, ये तुमको 0 में से 3 और 6 9 घटाना है, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से इधर ले गया तो 4 बचा था, तो बचा 4। अब यहां से 4 से तुम देखोगे तो ये 0504 ठीक है, तो ये तुम्हारा 440, ये 0 बच गया, ये भी 0 बच गया, और ये भी तुम्हारा 0 बच गया। 0.012 आया है क्या? 0.012 मल्टीप्लाई 931.5 MeV, कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? एक बार कैलकुलेटर यूज करते हैं यहां पे, ये तुम्हारा कुछ दिखेगा 0.012 मल्टीप्लाई 931.5, 11 आ रहा है, गलती कर दिया मैंने कहीं,
ये डिजिट इतना ज्यादा नहीं, लिखने में मैंने गलती कर दी। 1 0 है, इधर 2 0 है, 4 है। अच्छा, मास एनर्जी उल्टा आ रहा है क्या? फिर एक आएगा क्या? एक मिनट, ये है तुम्हारा 238.0508। 79 को मैं यहीं तक लिख रहा हूँ, 4 डिजिट तक लिख रहा हूँ। उसमें से माइनस करूंगा 234.0436 और वो है तुम्हारा 4, तो 4.00260 इसको माइनस करना है। तो 8 में से 4 4 8 3 3 0। अच्छा, एक तो पहले उधर चला गया था ना, तो 1.00, इस दोनों में से ये घटाऊंगा मैं। उल्टा आ रहा है क्या? मास ज्यादा आ रहा है क्या उधर? बीओडी का मास ज्यादा आ रहा है क्या? देखना जरा एक बार, बताना। बीओडी का मास ज्यादा आ रहा है क्या? बीओडी का मास ज्यादा आ रहा है क्या? 238.0508 5079 में से मैं घटा लेता हूं 234.04363 में से मैं घटा लेता हूं 4.00260। हाँ, ये आ रहा है 0.00465, 00456 और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मैंने एक जीरो आगे पीछे ले लिया कुछ, 931.5 से 4.27 आ रहा है। ये रहा आंसर तुम्हारा। चौथा आ रहा है, चौथा आ रहा है। मैंने कहां गलती कर दी थी? और ये आपको एग्जाम में करना पड़ेगा बेटा, ये जोड़ घटाओ ही है लेकिन ये करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, जब ये वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू सब में 931.5 एपीवी कॉमन निकाल लो। तो ए में तुम्हारा आएगा 238.05079 माइनस ये है 234.04363 माइनस 4.00260 और 931.5 बाहर निकाल लो। तो 931.5 MEV बाई सी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई सी स्क्वायर था तो क्यों मास इंटू सी स्क्वायर एनर्जी होता है, ये कट गया। और ये तुम्हारा सॉल्व करके आ रहा है 0.00456 मल्टीप्लाई 931.5, ये सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा 4.25 MEV। अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में मैंने एक डेसिमल प्लेस आगे पीछे कर दिया होगा, तभी गड़बड़ होगा। और ये तुम्हारा मतलब मस्ट क्वेश्चन है, अभी तक नीट में ऐसा एग्जैक्ट नहीं आया है, मतलब इस तरह के लेंदी कैलकुलेशन अभी तक नहीं है, लेकिन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें से हम इन दोनों को घटा रहे थे, इसमें से इन दोनों को घटा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इन दोनों को जोड़ देना, फिर इसमें से एक घटा लेना। ठीक है, एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया होगा, इसीलिए वो आगे पीछे हो गया था थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल और भी है, यहां कर लेते हैं। ये तो वही सवाल दोबारा रिपीट हो गया क्या? हाँ, वही सवाल दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल देखो, ये सवाल तो आसान है। टू न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ऑफ कंपैरेटिवली हेवियर न्यूक्लियस बाय द रिलेशन गिवन बिलो। ये 1x2 1x2 मतलब 4x मास नंबर है, ये y का 4 न्यूक्लियन बना है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 1x2 एंड 2y4 आर 1.1 MeV 7.6 MeV। देन एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज्ड होगा वो होगा इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x। तो ये बाइंडिंग एनर्जी x का दिया है 1.1 ए पर न्यूक्लियन, तो इसके टोटल कितने न्यूक्लियन x के? 4। तो आप क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई, सॉरी y का, पहले y का देखो, तो y का बाइंडिंग एनर्जी लिखोगे तो 7.6 पर न्यूक्लियन है। देखो यहां पे लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ x एंड y आर इतना एंड इतना, तो y की पर न्यूक्लियन इतनी है और y में कितने न्यूक्लियन है? 4। तो 4 इंटू 7.6 माइनस इसके भी 4 है, 4 इंटू 1.1, इससे आंसर आ जाएगा 26 MeV आ रहा है क्या? लो 26 MeV आ रहा है। पता नहीं यार कैसे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं। यहां देखो, ये टू फॉर्म द गिवन डेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ इतना इज। तो इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो देखो Q वैल्यू ऑफ द एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है सर? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो बताओ प्रोटॉन कितने इसमें? 13,
तो ये लिखोगे 13 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन बताओ कितना, ये 1.0072, तो 13 इंटू 1.0072 आएगा तेरा। फिर आएगा इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो 13 दूना 26, क्या 14 न्यूट्रॉन होंगे, 14 न्यूट्रॉन है, तो 14 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना, तो 14 इंटू 1.0086 ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस न्यूक्लियस की मास ये दे दी 27, तो 27.18846 एमयू, ये तुम्हारा आ गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और ये सब एटॉमिक मास यूनिट में है, तो एमयू बाहर निकाल लो, तो एमयू इंटू सी स्क्वायर 931.5 आ जाएगा। क्लियर है? यहां से आप इसको अब सॉल्व करेंगे, 13 को इससे मल्टीप्लाई करें, 14 को इससे मल्टीप्लाई, फिर करें ये घटाए, फिर एमयू इंटू सी स्क्वायर कर दे, आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया तरीका? घर पे बैठ के थोड़ा कैलकुलेशन कर ले, आगे पढ़ना भी। अच्छा खत्म ही हो गया, चलो भाई साहब खत्म कर दिया पूरा, तो टाइम लग गया 40 मिनट लग गए टाइम, लेकिन 40 मिनट में आपके मैंने सारे सवाल कर दिए, समझा दिए। देखो बेटा, भले ही तुम बोर हो गए होगे, वो बच्चा जो करके आया होगा बोर हो गया होगा, यहाँ पे वो बच्चा जो करके आया होगा बोर हो गया होगा, मैं मानता हूं, आई एम सॉरी, तुम बोर हो गए होगे, लेकिन जो नहीं करके आए हैं बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है करिए, नहीं तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। पढ़ाई का दो एस्पेक्ट है, पढ़ने में फन आएगा, मजा आएगा, कंसेप्ट सीखने में अच्छा लगेगा, लेकिन साथ में आपको पेन लेना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कैलकुलेशन का, क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का पेन लेना पड़ेगा आपको। मैं पैरेलली जी नीट, जेई मेंस, एडवांस सब कुछ क्लास में आपको कराते जा रहा हूं, तो ये जर्नी बहुत आसान होगा क्या? देखो, अगर तुम चाहते हो एग्जाम हॉल में बैठ के मुस्कुराना, खुश रहना, कंफर्ट जोन में रहना, तो क्लास में तुमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्लास में जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, पेन लोगे, दिमाग भारी होगा, कलम चलाओगे, दर्द लोगे, तब जाके तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी, इतनी लेवल बढ़ जाएगा कि एग्जाम के क्वेश्चन तुमको आसान लगेंगे। ऐसे कैलकुलेशन क्वेश्चन नीट में नहीं आया कभी, तो क्या हम करें ही नहीं? कर लेते हैं ना, जो डायरेक्ट आएगा तो हम फटाफट नीट में घुमा देंगे। हाँ, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे 1 मिनट में तुरंत से होने वाले नहीं है, ये अब ये 1 मिनट में होने वाले कैलकुलेशन नहीं होते हैं, तुरंत से पढ़ के इसका डेटा लिख के 1 मिनट में होने वाले नहीं होते। तो जब नीट में भी आ जाए तो थोड़ा रुकना, आराम से करना उसको, ठीक है? चलो देखो, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। सर ये क्यू वैल्यू कब खत्म होगा? ये समझ, सही बोल रहे हो, क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा डीके हमको लिखना। देखिए, जैसे मान ले अल्फा डीके का मैं इक्वेशन लिखता हूं, कोई न्यूक्लियाई एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर ए। अब यहां से एक अल्फा डीके हुआ, तो अल्फा डीके में निकलता है 2He4, हाँ सर, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, मास नंबर 4 से कम होता है, और ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अगर एग्जैक्टली अल्फा डीके का मुझे क्यू वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? दो तरीका है अल्फा वैल्यू का क्यू रिएक्शन लिखने का, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? तो एक है तरीका लिखने का, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू इसका मास एनर्जी, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ एच इंटू सी स्क्वायर। इस तरीके से क्यू वैल्यू लिखा जा सकता है। हाँ सर, एक्स का मास में से इसका मास घटा दिया, जो डेल्टा एम आ गया, ये रिएक्शन का डेल्टा एम है, एक न्यूक्लियस का डेल्टा एम नहीं है, ये रिएक्शन का डेल्टा एम। दो मास डिफेक्ट होता है, एक होता है मास डिफेक्ट न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। एक रिएक्शन का डेल्टा एम होता है, रिएक्शन का डेल्टा एम हो गया इसका मास माइनस इसका मास इंटू सी स्क्वायर। इसकी दूसरी तरीका है क्यू वैल्यू लिखने का, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स इंटू सी स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा बाइंडिंग एनर्जी। ये दो तरीके से लिखा हमने, क्या ये दोनों आपको समझ में आया? अब अगर मान लो कि एग्जाम में इस पर बेस्ट सवाल आते हैं, सर कैसा सवाल आ सकता है? एग्जाम में बेस्ट इस पर सवाल आता है कि तुमको दे दिया कि अल्फा डीके का ये रिएक्शन है, या सीधा अल्फा डीके बोल दिया, अल्फा डीके में प्रोटॉन, डॉटर न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई का मास बता दिया, और बोला कि इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालो, या तुमको इसकी बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे दी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी दे दी, क्यू वैल्यू पूछ दी, तो निकाल सकते हो, क्यू वैल्यू पूछ दी तो निकाल सकते हो। अच्छा, इसके क्वेश्चन में और फॉर्मूले में एक फर्क होता है, ये बाइंडिंग एनर्जी टोटल है। अगर मान लो टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इसकी एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी 2 है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? सर A-4 इंटू 2, इसमें जितने नंबर ऑफ मास नंबर होंगे, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये एनर्जी मान लो रिलीज हुआ, ये जाएगा, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई।
इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट डॉटर में टूट गया और यहां से अल्फा पार्टिकल निकला। ये एनर्जी जाएगा कहां? ये जो रिलीज्ड एनर्जी है वो जाएगा कहां? सर रिलीज्ड एनर्जी शेयर्ड बिटवीन या डिवाइडेड बिटवीन डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल। डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। या तो हो सकता है हीट में भी चला जाए, मे भी हीट में चला जाए, मे भी हीट में चला जाए, मे भी साउंड में चला जाए, मे भी किसी और चीज में चला जाए। लेकिन मान लो रिलीज्ड एनर्जी डिवाइडेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल। डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चला गया, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल। जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियाई था, सुनना, एक न्यूक्लियाई था, अचानक से वो न्यूक्लियाई दो हिस्से में टूटा। एक न्यूक्लियाई था, अचानक से वो न्यूक्लियाई दो हिस्से में टूटा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो एक्सप्लोजन वाला केस हो गया। एक टूट के कहीं आगे जाएगा तो दूसरा पीछे भागेगा, यही तो केस हो जाएगा। एक टूट के कहीं आगे भागा तो दूसरा कहीं पीछे आएगा। हाँ सर, ये केस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, अचानक से टूटा और कोई अदर पैरामीटर में एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल दोनों उस क्यू को शेयर कर लेंगे। अब इसमें से ज्यादा एनर्जी किसमें जाएगा? तो देखो, अगर मान लो ये मैं लेता हूं तुम्हारा x, जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, ये रेस्ट में था, अचानक से दो हिस्से में टूटा। डॉटर न्यूक्लियाई Y, जिसका मास नंबर है A-4, और अल्फा पार्टिकल जिसका मास नंबर है 4, इस हिस्से में टूटा। तो मान लो डॉटर न्यूक्लियाई की वेलोसिटी हो गई vd और अल्फा पार्टिकल आगे भागा v अल्फा से। इसको कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। एकदम वही 11th क्लास के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसा बात हो गया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। अब यहां पे तुम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो सिस्टम का, क्योंकि जब ये डीके होता है, एक्सप्लोजन होता है, उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब ये रेस्ट में था तो इसकी मोमेंटम क्या थी सर? 0। फाइनली इसका मोमेंटम क्या होगा सर? इसका मास कितना बनेगा? तो देखो, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, टोटल इसमें न्यूक्लियन कितने? A-4। एक न्यूक्लियन का मास हम m लेते हैं, तो टोटल न्यूक्लियन A-4 का मास क्या हो जाएगा? A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियन। सर न्यूट्रॉन का अलग होता है, बराबर ले लेंगे लगभग, प्लस सॉरी इंटू वीडी, प्लस इसमें कितने न्यूक्लियन है? 4, तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी अल्फा। इसमें इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन V ऑफ डॉटर न्यूक्लियर इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन V ऑफ अल्फा। मतलब इसको मान लो उधर ले गया है, तो एक में टर्म निगेटिव तो आएगा, ये कट गया, तो डॉटर न्यूक्लियाई की वेलोसिटी आएगी -4 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बटा A-4। बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक न्यूक्लियस रेस्ट में है, अचानक से एक्सप्लोजन हुआ, तो अल्फा पार्टिकल अगर V अल्फा से भागा है, तो डॉटर न्यूक्लियाई की रिक्वायर्ड वेलोसिटी इतनी होगी, जहां पे A है ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर। ओके, इसको कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। सर इसको डॉटर न्यूक्लियाई ही क्यों बोलते हैं, सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं बोलते? ये भी बहुत बढ़िया बात है। डॉटर न्यूक्लियाई ही क्यों बोलते हैं, सन न्यूक्लियाई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एक अल्फा डीके होके ये बना और फिर ये अल्फा डीके कर सकता है, तो जो रिप्रोडक्शन की चीजें वो कौन कर सकता है? डॉटर ही तो कर सकती है ना। रिप्रोड्यूस, फिर से अल्फा डीके वहां से होना, फिर से अल्फा डीके पैदा करने वाला काम कौन कर सकता है? डॉटर, इसलिए डॉटर नाम है। दूसरी बात, इस पूरे फिनोमेना को इन्वेंट किसने किया था? इस पूरे फिनोमेना को इन्वेंट किया था मैडम क्यूरी ने, और मैडम क्यूरी एक डॉटर थी, इसलिए इन्होंने डॉटर न्यूक्लियाई का नाम दिया। ओहो, अच्छा, असली कहानी तो ये है गुरुजी। यस, ये है पेरेंट न्यूक्लियाई और ये है डॉटर न्यूक्लियाई। लो भाई, ये लो, बोलो, पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई। क्या यहां तक बात समझ में आया? अच्छा, तुमसे अगर ये पूछ दे कि मान लो एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है सर, हुआ, एक्सप्लोजन में कौन ज्यादा मोमेंटम लेके जाएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम देख पा रहे हो तुम यहां से कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम जो डॉटर न्यूक्लियाई का आएगा, जो अल्फा पार्टिकल का आएगा, तो सेम आएगा ना। हाँ सर, डॉटर न्यूक्लियाई का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम और अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम रहेगा। क्यों? ये रेस्ट में था,
अचानक से दो हिस्से में टूटा, तो जितना मोमेंटम ये आगे लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम ये पीछे लेके आएगा, तभी तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो पाएगा। तभी तो लिखा है तूने, देखो ये डॉटर का मोमेंटम, ये तुम अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम, जितना अल्फा पार्टिकल का उधर डॉटर का ले जाओ, बराबर है कि नहीं? हाँ। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन, एक आगे जाएगा तो एक पीछे जाएगा। बताओ सर, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में कहां मैकेनिक घुसा रहे हो? बोलो तो छोड़ देता हूं। 99% जगह पे नहीं पढ़ाते जितना लेवल पे मैं जाके आपको पढ़ा रहा हूं। बोलो छोड़ देता हूं। सर नहीं नहीं सर, करा दीजिए। सवाल आते हैं, मतलब एक एम्स में आया था, नीट में अभी तक नहीं आया। नीट में अभी तक इस पे सवाल नहीं आया। सर ये तो सिंपल है ना, एक्सप्लोजन का केस है, इसमें कहां टेंशन लेना? हाँ बिल्कुल टेंशन लेना, टेंशन। अब मुझे बताओ, ज्यादा वेलोसिटी से कौन जाएगा? अगर मोमेंटम बराबर है तो जिसकी मास कम है वो ज्यादा वेलोसिटी से जाएगी। हाँ, तो वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी? अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी डॉटर न्यूक्लियस से। डॉटर न्यूक्लियस से क्यों होगी वेलोसिटी ज्यादा? सर उसका देखो ना, मोमेंटम बराबर है, तो मोमेंटम बराबर तभी होगा ना जब मास जिसका कम है उसकी स्पीड बड़ी होगी, तभी तो मोमेंटम बराबर होगा। बोलो बोलो। सर बढ़िया है, न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम पूरा का पूरा ये देखो चीजें, लिखो इसको अच्छे से, लिखो अच्छे से इसको। लिखो 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 लिखो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो, सॉरी यार मैं गुस्सा हो गया थोड़ा सा, मैं आजकल बहुत कंट्रोल करता हूँ गुस्सा। सॉरी यार, अच्छा नहीं लगा मुझे, नहीं करूंगा अब। खराब चीज होती है सब। सर आप तो कभी कभी 3-4 क्लास के बाद एक बार हो ही जाते हो सर जी। अच्छा यार ठीक है, नहीं देख इधर, देख इतना समझ में आया? चल ठीक। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि मोमेंटम तो बराबर हो गुरु, हाँ सर मोमेंटम बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा जाएगा? तो देख, काइनेटिक एनर्जी अगर तू कंपेयर करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है P² by 2m, होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी P² by 2m होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? P² by 2m। सही है? हाँ सर सही है। अब मुझे बता, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम दोनों का सेम है? हाँ सर, डॉटर न्यूक्लियाई का और अल्फा पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है तो क्या मैं ये सेम बोलूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हुआ? हाँ सर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास किसका कम है? अल्फा पार्टिकल का। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल ज्यादा लेके जाएगा, इसके कंपेयर में? डॉटर न्यूक्लियाई के कंपेयर। और अगर तुम इनका रेशियो देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे P²by 2m, P²by 2m, P दोनों का सेम है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का रेशियो आएगा। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और डॉटर न्यूक्लियाई का होता है A-4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। भाई डॉटर न्यूक्लियाई का मास A-4, डॉटर न्यूक्लियाई का मास A-4। अब देखो यहां से MP से MP मैंने काट दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई क्या आया? A-4/4, ये रिलेशन आ गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हाफ mv² से क्यों नहीं किया? पूछो, हाफ mv² से क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं पता। सर वेलोसिटी पता तो है सर जी, देखो ना ये वेलोसिटी पता है सर जी। कहां पता है वेलोसिटी? सर ये पता तो है vd, मैं vd थोड़ी ना पता है, vd और v अल्फा का रिलेशन पता है, क्या एग्जैक्ट मुझे vd पता है? नहीं। तो फिर, और हाँ सर मास पता है? हाँ सर मास पता है। तो एक काम करना, मोमेंटम दोनों का सेम होगा, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, क्योंकि अचानक से ये बम फटा दो हिस्से में, तो जितनी मोमेंटम ये लेके जाएगा उतनी मोमेंटम ये लेके जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास से आसान हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देख एक बात बता, एक बात बता, एक और चीज समझ, एक और चीज समझ। जब तू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिखेगा तो उनका मास भी दोनों का अलग, वेलोसिटी भी दोनों का अलग। हाँ, काइनेटिक एनर्जी P²by 2m लिखेगा तो P तो दोनों का सेम है, तो रेशियो लिखते समय P कट जाएगा, सिर्फ मास का रेशियो बच जाएगा। हाँ, तो ये आसान हुआ कि नहीं हुआ? ये सर आसान हुआ। अब ओरिजिनल इक्वेशन में चल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन था। हाँ सर, एनर्जी कंजर्वेशन से।
एनर्जी कंजर्वेशन से। अगर मान ले मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर निकालना है तो क्या करूं, तो पुट कर दे, पुट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, फुल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बता काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से क्या लिख सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिख सकते हैं A-4/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, A-4/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर, ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देख काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को पुट कर दे ये पूरा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को क्या रखेगा, A-4/4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर प्लस ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर इज इक्वल टू क्यू वैल्यू ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर बाहर निकाल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर यहां से बाहर निकालेगा तो ये बचेगा A-4/4 + 1 इज इक्वल टू क्यू। एलसीएम ले इसका, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई यहां से 4 एलसीएम लोगे तो ये आएगा A-4 + 4 इज इक्वल टू क्यू, 4 से 4 कट गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई आ जाएगा 4q/a, 4q/a काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। सिमिलरली अगर मैं यहां पे डॉटर न्यूक्लियाई की वैल्यू पुट करता के अल्फा निकालता, तो पता है के अल्फा क्या आता, बताऊं तो के अल्फा क्या आता सर, क्या आता, इसी सॉल्व करके अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो पता है डायरेक्ट तुम के अल्फा लिख सकते हो। सर कैसे, तो के अल्फा आता q/a इंटू A-4। सर आप कैसे डिवाइड कर रहे हो कि यही आएगा, अब मैं तुमको बहुत आसानी से, तो ओवरबर्डन हो रहा होगा, मैं तुमको आसान दुनिया में ले चलता हूं। क्या, सब कुछ छोड़ डायरेक्टली फील से तुमको एमा स्टार के तरीके से कराता हूं, डायरेक्टली एमा स्टार फील से कराता हूं। अरे हाँ सर बहुत फॉर्मूला हो गया ना, देख अल्फा डीके में इतना ज्यादा फॉर्मूला एकदम मगे टफ हो गया सर जी, छोड़, अब तू देख बेटा, अब तू देख, सब कुछ छोड़, मैं डायरेक्टली आंसर निकाल के सब बुला दूं। सबसे पहले ये तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है, ये अचानक से रेस्ट में बैठे बैठे दो हिस्से में टूटा। डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर A-4 और अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 2He4। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? हाँ सर ये समझ में आया। पहला रिजल्ट क्या यहाँ पे ये लिखेगा कि मोमेंटम जितना अल्फा पार्टिकल का होगा आगे या पीछे, उतना ही डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हाँ सर ये बात तो समझ में आ चुका था पहले भी। अब इसी मोमेंटम से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा बराबर डॉटर का A-4। देखो डॉटर का मास नंबर कितना, A-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। यहां से मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कटेगा, डॉटर न्यूक्लियाई की वेलोसिटी, ये डॉटर न्यूक्लियाई की वेलोसिटी होगी 4 वेलोसिटी ऑफ अल्फा बटा A-4। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं से तो आसान बात है कि मोमेंटम सेम होगा तो दोनों की मोमेंटम बराबर रख दी, माइनस साइन तो डायरेक्शन को बता रहा था। हाँ तीसरा कि मोमेंटम अल्फा और डॉटर का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p²/2m। अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास तो अल्फा पार्टिकल का 4 मास ऑफ प्रोटॉन है, इसका तो 4 ही मास है, ये तो A-4 है तो ये तो और कम नहीं होगा। नहीं, ये जो होता है ना अल्फा डीके बड़े मास नंबर के लिए होता है, जहां पे बहुत बच्चों को भी फील नहीं आया होगा। देखो अल्फा डीके तब होता है जब मास नंबर तुम्हारा 150, 200, 250 हो, तो ये 250 है तो ये बनेगा 250 में से 4 गया, बताओ कितना हुआ 246, और ये तो सिर्फ 4 है, मतलब अल्फा का मास बहुत कम है। तो अल्फा का मास कम है तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और तुम्हारा डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सर यहां तक तो हमको पहले भी समझ आ गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सर है कि बड़का वाला फॉर्मूला में। अभी बता दो ये जो क्यू वैल्यू रिलीज हुआ है कितने मास नंबर में हुआ है? सर देखो ए मास नंबर A-4 और 4 में डिवाइड हुआ तो क्यू एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल रिलीज हुआ है ना वो हुआ है क्यू जब ए मास नंबर में, और यहां पे मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रेशियो ऑफ मास है। हाँ सर इनवर्स रेशियो ऑफ मास है, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो इनवर्स रेशियो ऑफ मास का मतलब है कि अल्फा में सामने मास आएगा डॉटर न्यूक्लियाई का A-4 बटा Q/A, और डॉटर न्यूक्लियाई में जब मैं लिखूंगा तो टोटल क्यू एनर्जी रिलीज हुआ है ए मास नंबर में। अब मुझे इधर क्या लिखना है एनर्जी, तो टोटल क्यू एनर्जी रिलीज हुआ है ए मास नंबर में तो एक यूनिट मास नंबर में Q/A, और डॉटर न्यूक्लियाई के सामने अल्फा का मास 4, खत्म। यही तो ड्राइव करके आया था। सर नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्या हुआ है अभी देखो आधे लोग नाली में गिरे हुए मिलेंगे, आधे लोग नाली में गिरे हुए मिलेंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा क्या हुआ है, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। अब देखो
समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आग लगाना। मैं क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मुझे अल्फा का लिखना है, तो टोटल रिलीज एनर्जी है क्यू, कितने मास नंबर में, ए मास नंबर में, तो क्यू एनर्जी रिलीज हुआ ए मास नंबर में, तो अल्फा को कितना मिला, तो मुझे एनर्जी लिखना है, तो एनर्जी बटा मास नंबर, तो यहां पे मास नंबर आएगा, अल्फा का मास नीचे जाता है तो अल्फा में डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर सामने, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर में टोटल क्यू एनर्जी रिलीज हुआ ए मास नंबर में इंटू 4, डॉटर में अल्फा का मास। अब तो इसको डिवाइड करते चाहे तो, जैसे तो इसको डिवाइड करेगा तो बता काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर इज इक्वल टू क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कट गया, क्या बचा, ए माइनस 4 बटा ए, यही तो तेरा आंसर था। के ऑफ अल्फा के ऑफ डॉटर, के ऑफ अल्फा के ऑफ डॉटर ए माइनस 4 बटा ए, के अल्फा के बाई डॉटर ए माइनस 4 बटा ए। यहां देख अल्फा कितना था, ए माइनस 4 क्यू बाई ए, ए माइनस 4 क्यू बाई ए, अल्फा कितना ए माइनस 4 क्यू बाई ए, डॉटर कितना है 4 बाई क्यू ए। सारा बहुत अच्छे से कवर कर दिया कि नहीं? हाँ सर, तो डेरिवेशन इसलिए समझा रहा था कि आया कैसे, एक्चुअल में कहां से वैल्यू निकाल के रखी, क्या आया। यहां पे देखो कितना फील के साथ बता दिया। देखो ना ये रेशियो क्या बताता है, ये रेशियो क्या बताता है कि अल्फा का काइनेटिक एनर्जी अल्फा के मास के पर नीचे, एक मिनट ये 4 आएगा ना, सॉरी 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 बेटा, अब तो स्पैम कर देगा तुरंत से, पहले मैं ठीक कर लेता हूं, डिवाइड ही किया बेटा, ये 4 ही तो है, देखो ना यार। अब सुनो, अल्फा के काइनेटिक एनर्जी में पी स्क्वायर बाई 2m, तो अल्फा का मास नीचे, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, अल्फा का मास नीचे, डॉटर डॉटर का मास क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कट गया। इसी को मैंने रिवर्स में यूज कर लिया, मैंने बोला क्यू एनर्जी रिलीज हुआ ए मास नंबर में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा हो जाएगा ए माइनस 4, डॉटर का मास नंबर क्यू बाई ए, ड्यूट्रॉन में हो जाएगा अल्फा का मास नंबर क्यू बाई ए, क्यू बाई ए से क्यू बाई ए कट गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बटा ड्यूट्रॉन ए माइनस 4/4, ए माइनस 4/4। तो देखो मैंने तुमको रेशियो बताया, दोनों की इंडिविजुअल एग्जैक्ट वैल्यू बताई, दोनों का कंपेरिजन बताया, मोमेंटम का कंपेरिजन बताया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी बताया, मोमेंटम बराबर होगा ये बताया, क्या नहीं बताया। अगर कंसेप्ट तुमको समझ में आया तो देखो सब कुछ सीक्वेंस में कितने प्यार से कराए, तो इसमें सवाल 2-3 करा दोगे तो मजा आ जाएगा। इसको लिख, अगला 3 सवाल ही है, तेरे से ज्यादा मुझे पता है क्या करना है। इसको लिख, इसको लिख। चलिए चलिए बताइए, चलिए बताइए, चलिए बताइए, लीजिए सवाल, लीजिए सवाल, लीजिए आइए सवाल लीजिए। क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ अ एलिमेंट मास नंबर 220 undergoes alpha decay if q value of the reaction is 5.5 MeV then kinetic energy of alpha particle। देखो काइनेटिक एनर्जी किसका पूछा है, अल्फा का, अल्फा में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जाता है डॉटर से, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर डॉटर का मास इंटू क्यू बाई ए, ए कितना है 220, तो ए तुम्हारा 220, 220 में से 4 जाएगा 216, क्यू है तुम्हारा 5.5 MeV, तो 220 से डिवाइड करोगे 216 को तो 0.9 समथिंग आएगा, तो 5.5 से थोड़ा कम, तो 5.5 से यह 5.4, ये आंसर हो गया। नन होगा नहीं, अच्छा नन भी हो सकता है, लेकिन 216 बटा 209 के आसपास तो आएगा, इतना पास आंसर देगा नहीं, पहला आंसर बैठना चाहिए। दूसरी बात, ये तो तुम्हारा एकदम रॉन्ग है, क्यों, देखो जो टोटल क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज हुआ है वही तो दोनों में जाके डिवाइड करेगा, हाँ सर वही जाके डिवाइड करेगा। अब यहां पे डिवाइड वही जाके करेगा दोनों में, तो ज्यादा कैसे हो गया, हाँ सर ज्यादा तो नहीं हो सकता, और 2.7 कम कैसे हो जाएगा, बहुत कम तो नहीं हो सकता, 216 220 आ रहा है, और नन ऑफ दीज, और 5.4 मुझे नहीं लग रहा है कि इतना पास में ऑप्शन देने का कोई लॉजिक होगा, ये लगभग लगभग 0.99 आएगा यार, 216 और 220 को डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट अगर कैलकुलेटर से हम करें तो 216 डिवाइडेड बाई 220
कितना आ जाएगा, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 5.5 से, 5.4 आ रहा है एग्जैक्ट। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग, बताइए। बढ़िया, चलिए सवाल लिखिए, बताइए बताइए। हाँ हाँ, वो गलती से भर दिया था मैंने ऐसे ही, मैं नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, अरे मैं नहीं जा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यही सही बात कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, चलिए। तो 50 एमईवी एनर्जी आ चुका है। देखिए गाइस, द मास नंबर ऑफ द मदर न्यूक्लियाई क्या होगा? मदर न्यूक्लियाई, मदर कौन होती है? मदर कौन होती है ये बताओ आप, मदर कौन होती है? मदर, माँ, माँ है, तो माँ का मास नंबर बताना है मुझे। क्वेश्चन ही नहीं है, माँ का कुछ और तो नहीं, माँ, मदर का मास नंबर बताना है मुझे। क्या बोल रहे हो? मदर का मास नंबर बताना है। क्लास में मैं कॉल करता हूँ बाद में। चलो, मदर का मास नंबर बताना है मुझे। अरे मदर वही पेरेंट। सर आप पेरेंट की बात हुई थी, मदर कहां से आ गई? बात तो मदर पेरेंट नहीं होती क्या? मदर पेरेंट नहीं होती क्या? होती है सर, सवाल करो। इन अल्फा डी के, इन अल्फा डी के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV and Q value of the reaction is 50 MeV. Q value of the reaction is 50 MeV. Mass number of mother nuclei is X. Mass number of mother nuclei is X. Find the value of X by 25. ये X by 25 का टंटा तो छोड़ो, X निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48, दिया तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 48 दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ला 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 A-4 बटा A इंटू क्यू। तो ये तुम्हारा 50, तो ये 48 बटा 50 इज इक्वल टू A-4 बटा A, ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं कैंसिल करूं 48 और 50 को तो कैसे करूं? 24 और 25 करूं, क्या हो जाएगा? इससे कर देता हूं, 24 दूना 48, 25, ये 25 इधर ले जाओ, तो 25A-25 चौका 100 इज इक्वल टू 24A। 24A को इधर ले आओ, तो A बराबर 100 है, ऐसा। ए, नन ऑफ दिस कैसे जवाब देते हो यार तुम? ए तो आ रहा है कितना सुंदर, डी दिखा रहा है आंसर। ए ए ए ए ए ए ए ए ए आ तो रहा है यार, तुम इसको नहीं कर पाए क्या? कितना सुथरा सा सवाल है ये, कर दिया। नेक्स्ट देख, इन अल्फा डी के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV, ठीक है। इन अल्फा डी के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 48 MeV, ठीक है। एंड क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 50 MeV, ठीक है। द मास नंबर ऑफ मदर, ये तो सेम ही, इतना अलग है। अल्फा डी के काइनेटिक एंड अल्फा पार्टिकल कितना है, ये तो सेम ही सवाल है, ये अलग कैसे हो गया? नेक्स्ट देखो, सेम ही सवाल था। चलो ये देखो 2011 का सवाल, कर लोगे ऐसा सवाल आएगा तो। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ मास m emit a photon of frequency nu, then the nucleus require energy of will be, तो न्यूक्लियस का रिक्वायर एनर्जी पूछा, ये बढ़िया सवाल है। रॉन्ग, x/25 पूछा, अच्छा x/25 पूछा, तो 4 आंसर आएगा, इसलिए तुम नन ऑफ दिस दे रहे हो। तो दोनों केस में सवाल तो तूने सही नहीं किया, कंसेप्ट तो सही सीखा ना। चल, दोनों केस में मैं खुश हूं भाई, मैं खुश हूं, आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि तूने सही सॉल्व तो किया है, कम से कम एक्स तेरा 100 तो आया है ना, मास नंबर तेरा 100 तो आया है ना। और ये मास नंबर को बोला है, अगर मास नंबर एक्स है तो 100/25 बताओ, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, 4। 4 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। दोनों केस में तुमने किया तो सही है ना, तुमने तो सही किया है ना, ठीक है। हाँ, x/25 देना है तो 4 आएगा, 4 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, वो सही। नेक्स्ट देखो, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर m, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर m इमीट अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इसने एक फोटोन इमीट किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, है ना, एक फोटोन निकाले जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। एंड द न्यूक्लियस रिक्वायर, देन रिक्वायर एनर्जी विल बी, तो न्यूक्लियस पीछे भागा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो वही बोला ना, न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो सेम जैसे आपको अल्फा पार्टिकल निकलने से इसकी कुछ रिक्वायर वेलोसिटी आती थी, हाँ, उसी तरीके से यहां निकला है फोटोन, तो फोटोन तो मास लेके जाए नहीं करेगा सर, नहीं जाएगा, लेकिन मोमेंटम लेके तो जाएगा। हाँ, तो क्या मैं लिख सकता हूं,
मोमेंटम ऑफ ये न्यूक्लियाई बराबर मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्योंकि फोटोन जितना मोमेंटम लेके जाएगा न्यूक्लियाई उतने मोमेंटम से रिक्वायर होगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता है, दूसरे दिन ही बताया था। न्यूक्लियाई का मास तो एम है, हाँ सर, मास एम या न्यूक्लियाई की मोमेंटम है ना, न्यूक्लियाई की मोमेंटम ही आ गई, कितना आ गई, तो फोटोन मोमेंटम लेके कितना जाता है, फोटोन की मोमेंटम होता है h बाई लेमडा, हाँ, या मोमेंटम एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो मोमेंटम बराबर ई बाई सी, ई को लिख सकते हैं आप एच न्यू बाई सी, ये आ गया। और इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस बटा 2m। मोमेंटम कितनी हो गई, एच न्यू बाई सी, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू 2m, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई 2m सी स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई 2m सी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। लो भैया खत्म। अब देखो तुम्हारे साथ खेल गया है, अभी तक एक पार्टिकल निकलता था, ये भी पार्टिकल है लेकिन मासलेस पार्टिकल है। सर मासलेस पार्टिकल है तो मोमेंटम कैसे लेके जाएगा, अरे फोटोन मोमेंटम लेके जाता है गुरु, कितना लेके जाता है, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो कितना लेके गया, पी बराबर ई बाई सी, और ई को लिख सकते हैं एच न्यू। देखो फॉर फोटोन एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, तो पी बराबर ई बाई सी, ई को लिखेंगे एच न्यू, तो ई को लिख लिया हमने एच न्यू बाई सी, ये मोमेंटम लेके गया है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2c, तो एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर बाई 2m, खत्म। कैसा लगा सवाल ये, अच्छा ये सवाल क्रिएटिव है, हाँ नीट का आया हुआ सवाल, सोचो नीट का आया हुआ सवाल, उम्मीद करते हो तुम इसमें नीट में पूछ दे, अरे तो घुमा दिया एकदम, हाँ अच्छा सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा। चलिए अच्छा सवाल, डायमेंशन होगा, नहीं तो डायमेंशन तो ये भी एनर्जी का एमसी स्क्वायर, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, एच न्यू भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ये कह रहा 2 चैप्टर मिल रहे हैं चुपके चुपके। हाँ यार ये सेक्शन में पूरा ये चैप्टर मिल नहीं गया, यस सर मिल गया, पूरा पूरा ये चैप्टर मिल गया। चल नेक्स्ट देख, क्यू वैल्यू ऑफ बीटा डी के, देख यहां पे अच्छे से समझना, अगर मैं बीटा माइनस डीके की बात करूं तो मान लो एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर है, ये डीके हुआ और ये बना वाई जेड प्लस 1, बीटा माइनस डीके, मास नंबर सेम, और यहां से निकला एक इलेक्ट्रॉन, और ये वैल्यू क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में ना जब बीटा माइनस डीके का इन्वेंशन हुआ था तो इतने ही पार्टिकल निकलते थे, अच्छा इतने ही पार्टिकल निकलते थे, हाँ इतने ही पार्टिकल निकलते। इसमें मोटा मोटा पार्टिकल कितने निकले सर, ये आपका मदर न्यूक्लियाई या पेरेंट, और ये डॉटर, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई वेरी 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 ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी तुम निकालने जाओगे तो फॉर श्योर मास डॉटर न्यूक्लियाई का इतना ज्यादा है कि काइनेटिक एनर्जी तुम लिखोगे भी ना पी स्क्वायर बाई 2m। हालांकि मास तो दोनों मोमेंटम तो कंजर्व करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रेशियो ऑफ मास होता है। डॉटर न्यूक्लियाई का मास इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियाई का यहां पे आ जाएगा जीरो, डॉटर न्यूक्लियाई का आ जाएगा जीरो, ये हिलेगा तक नहीं। क्यों नहीं हिलेगा, जैसे मान लो मैं यहां पे ऐसे एज्यूम करूं कि ये एक न्यूक्लियाई था और ये अल्फा पार्टिकल निकाला, तो अल्फा पार्टिकल में 4 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हेवी होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन निकला है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 2000 गुना कम होता है, और ये तो हेवी न्यूक्लियाई के कंपेयर में 4-5 हजार गुना कम हो गया, तो 4-5 हजार का फैक्टर है। जैसे तुम कहते हो कि सर यहां भी तो ये 200 है मास नंबर, तो 200 का 4 अल्फा पार्टिकल निकलना मतलब मास कितना का फर्क है सर, 50 का, सॉरी कितने का, हाँ 50 का, 50 का फर्क है मास का, 50 गुना मास ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में 50 गुना मास ज्यादा है, तो मोमेंटम 50 गुना कम आ जाएगा। लेकिन 2000 गुना होना, 50 से 500, 2000, 4000, 6000 गुना होना, ओ हो। तो सर इसीलिए अल्फा डीके में क्या होता था, अल्फा डीके में क्या होता था, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं भाई तुम्हें, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं।
और ये सब के आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देख रहे हो फोटोन निकाल के पूछ लिया था रिक्वायर्ड एनर्जी, तो यहां भी तो रिक्वायर्ड एनर्जी पूछ सकता है ना। देखो, तो डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा कम है लेकिन लगभग लगभग कंपेरेबल है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी शेयर होगा कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में। हाँ सर, अल्फा पार्टिकल में ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी शेयर होगा वो 99.99% काइनेटिक एनर्जी सीधा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो तुम लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लगभग लगभग क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, मतलब 99% होना चाहिए। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ग्राफ जब देखेंगे ना तो ऐसा बनना चाहिए था, उम्मीद इसकी है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। ये कैसे ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम कहां से हो गए, तो कोई है बंटवारा करने वाला। जैसे मान लो तुम घर में अकेले भाई बहन हो, तो तुमको पता है कि पढ़ने लिखने से क्या होगा सर, घर वालों ने बहुत मेहनत करके, बेचारे भोले इंसान है, बहुत पैसा कमाया सर, खर्चा ही नहीं करते हैं, तो हमको रहना पड़ेगा खर्चा करने के लिए। अब मान लो तुम 4-5 भाई हो, 2-3 भाई बहन हो, तो तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो बंटवारा हो जाएगा, जितना पप्पा कमाला हुआ वो तो सब बटा जतो, तो दिक्कत होता है ना। और लड़कियां होंगी तो वो तो बंटवारा भी करेंगी और शादी ब्याह में पैसा खर्चा भी कराएंगी बहुत। हाँ सर, ये तो बहुत दुख की बात है। तो अगर तुमको पता है कि तुम अकेले हो घर के, तो तुमको लगेगा अरे यार मेरे माता पिता ना बहुत भोले हैं बेचारे, एकदम बहुत मेहनत करके पैसा कमाए, खर्चा ही नहीं करते हैं, तो हमको तो रहना पड़ेगा खर्चा करने के लिए। तो ये वही वाली बात हो गई सिंगल चाइल्ड वाली। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेला था, अब ये शेयर तो कर नहीं रही इलेक्ट्रॉन, ये डॉटर न्यूक्लियाई, क्यों, इसका मास बहुत ज्यादा है, तो सारा इसी में जाना चाहिए था। हाँ, तो एनर्जी ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं बनता, ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब जाने अनजाने में कोई और है, जाने अनजाने में कोई और है जिसका पता तब तक नहीं चला था जब तक ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऑब्जर्व नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जब ग्राफ से जैसे मान लो जैसे मान लो जैसे मान लो कि तुम इस उम्मीद में बैठे हो कि मैं अकेला ही हूं, सारा संपत्ति मुझे ही मिलने वाला है, लेकिन अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पिताजी का संपत्ति एक्स और तुमको उसमें से मिला XY2 XY3, तो तुमको लगेगा कि ये गया कहां। तो तुम खोज करने निकलोगे ना कि वो बचा हुआ किसको मिला है, तुमको पता चला कि एक छुपा हुआ भाई बहन तुम्हारा और कहीं है। ओहो, तो वही हुआ है यहाँ पे क्यू वैल्यू, सॉरी, बीटा माइनस डी के में, वही हुआ ये बीटा माइनस डी के। तो मैं इसलिए ऐसा कि तुम पे मुझे मतलब हंसी आ गई थोड़ी सी। तुम तो इस उम्मीद में बैठे हो, तुम तो इस उम्मीद में बैठे हो कि सारा हमरे है, सारा तो संपत्तियां हमरे है, तुम इस उम्मीद में बैठे हो। अब तुम्हारे पिताजी की संपत्ति थी कुछ एक्स, और पिताजी ने बोला कि देखो हमको तो कुछ चाहिए नहीं, कहानी सुनना, एग्जैक्टली तुम इससे रिलेट कर पाओगे बीटा माइनस डीके से, कहानी सुनना, बीटा माइनस डीके से तुम रिलेट कर पाओगे, कहानी सुनना। तुम्हारे पिताजी के पास 100 रुपए है, पिताजी ने बोला कि हम पैसा लेके क्या करेंगे, हम तो बड़ बुजुर्ग हो गए, तुम्हारा ही है सब कुछ। तुम सोच के बैठे कि सारा एक्स पैसा मुझे मिलने वाला है। जब मिलने की बारी आई तो पिताजी ने कुछ नहीं रखा, तुम्हें दिया XY3, तो बचा हुआ 2XY3 कहां गया, तो कोई और था जो शेयर कर रहा था। अब तुम उसके इंतजार में, उसके खोज में निकले कि कौन था जो शेयर कर रहा था। तुम गए पिताजी से पूछने, भाई पिताजी से पूछने, तो पिताजी बोले कि हमरो ना पता रे कहाँ हो। पिताजी भी परेशान कि शेयर कौन कर रहा है, तो फिर रिसर्च हुआ कि आखिर संपत्ति का अननोन हकदार कौन है। तो बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि वहां पे एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में ऐसा बना और ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है, एंटी न्यूट्रिनो निकला। एंटी न्यूट्रिनो, तो नीट में एक सवाल पूछा था कि बीटा माइनस डीके में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो के एंटी न्यूट्रिनो, तो आप बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो, और वही एंटी न्यूट्रिनो इसकी काइनेटिक एनर्जी शेयर कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर जब ये था और इमिट हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी भी शेयर कर रहा था, तो सर पता कैसे नहीं चला, पता कैसे नहीं चला, क्योंकि ये न्यूट्रिनो ना चार्जलेस और मासलेस होता है, मतलब चार्जलेस न्यूट्रल और मास भी बहुत कम, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। चार्ज है नहीं तो इंटरेक्ट करके पता कर ले। हाँ सर, मतलब एकदम जो बचा हुआ दूसरा है ना जो शेयर कर रहा है, एकदम ही अजीब से शक्ल सूरत का है, पता नहीं चल रहा है, एकदम मासलेस और चार्जलेस,
कोई ऐसी उसकी आइडेंटिटी नहीं है। जैसे मान लो वो पैसा लेके कहीं खर्च कर निकले तो पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। तो वो चार्जलेस है और मासलेस है। तो इसीलिए एक्चुअल में सच्ची घटना पर आधारित है कि जो बीटा माइनस डीके का इक्वेशन था बहुत दिनों तक सिर्फ इतना ही था, बहुत दिनों तक इतना ही था। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ में वेरिएशन आया, तो पता चला काइनेटिक एनर्जी कोई और शेयर कर रहा है और वो न्यूट्रिनो था। इसका कोई फॉर्मूला जनरल क्लासिकल मैकेनिक्स से निकल के नहीं आता है, तुमको इतना पता होना चाहिए बस। ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी नहीं है, बहुत अच्छे किताब से मैंने पढ़ा था तो तुमको बता दिया। ठीक है, ये है कहानी। अच्छा, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या होगा सर जी? यहां पे बस क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन पढ़ लो। क्या? तो m इंटू एक्स मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या सर? डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन भी तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना होता है? अच्छा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर मास लिखा है एक्स एंड वाई का। ये न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स एंड वाई न्यूक्लियस है सर। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखूं, अगर न्यूक्लियस तुम ले रहे हो, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखते हैं, लेकिन एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा? एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखोगे तो एटम का मास होता है मास ऑफ एटम बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है। हाँ, तो क्यू वैल्यू जो हम लिखते हैं उसमें हम मास लिखते किसका है सर? क्यू वैल्यू में तो न्यूक्लियस का मास आता है। हाँ, लेकिन तुमसे एटॉमिक मास के टर्म्स में पूछ सकता है सर, लेकिन क्यू वैल्यू में तो न्यूक्लियस का मास आता है ना, तो एटम का मास हम क्यों लिखेंगे? तो तुम्हारी सही है कि आता तो न्यूक्लियस का मास है, तो एटम का मास हम क्यों लिखेंगे? लेकिन अगर बोला कि नहीं एटॉमिक मास के टर्म्स में बताओ, तो क्या करोगे? तो सर लिखना पड़ेगा, तो लिखो। बताओ, एक्स जो न्यूक्लियाई है उसको एटम के टर्म्स में लिखो, तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा? तो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा एटम का मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम का मास बोलो यहां पे क्या है? एटम का मास क्या है सर? एटम का मास अगर मैं लिखूं मास ऑफ एक्स एटम माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? तो जेड प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो इसमें तुम्हारा लिखोगे एटम का मास माइनस इसके इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करोगे तो जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन बनेगा। मैं लिख देता हूं एम जेड एक्स ए एटॉमिक मास माइनस एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा देंगे, न्यूक्लियस का मास आएगा। तो न्यूक्लियस का मास होगा एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये लिखोगे तुम इलेक्ट्रॉन का मास, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जेड प्रोटॉन है तो जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तुमने, मैंने इसका वैल्यू लिखा है, समझ लिया पहले। सर नहीं आया, यहां से समझ। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस होगा एटम का मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे न्यूक्लियस का मास, इसी की वैल्यू रखी है मैंने। ये जो न्यूक्लियस का मास है उसके एटम का मास लिखा, तो एक्स के एटम का मास लिखा, और 8 में जेड इलेक्ट्रॉन थे तो जेड इलेक्ट्रॉन का मास घटा लिए, ये आ गया। ये मैंने इसकी वैल्यू यहां पर लिखी है, समझ लिया अच्छे से? समझ आया? ओके सर, ठीक है। अब वाई के न्यूक्लियस का मास हमें लिखना है। अब न्यूक्लियस का मास हमें लिखना है एटम के टर्म्स में। तो वाई के न्यूक्लियस का मास क्या होगा? वाई के न्यूक्लियस का मास क्या होगा? वाई के एटम का मास, वाई के एटम का मास, वाई में कितने एटम है? वाई के एटम, हमने इसमें कितने प्रोटॉन है? जेड प्लस 1 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? जेड प्लस 1। तो हम लिखेंगे माइनस जेड टाइम्स ऑफ जेड प्लस 1 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 1 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक मास के टर्म्स में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के मास के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो इसका मास में से इसका मास घटाया हमने। देखो ये मास लिखा मैंने, एक्स के न्यूक्लियस का मास एटम माइनस इलेक्ट्रॉन, वाई के न्यूक्लियस का मास वाई का एटम माइनस इलेक्ट्रॉन, और माइनस एम एक और आएगा यहाँ पे। ये माइनस एम क्यों आया? ये माइनस एम क्यों आया बताओ? तो ये माइनस एम आया है, इस इलेक्ट्रॉन का मास हमने लिखा इंटू सी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, चाहो तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो याद रख लेना। चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, फाइनल रिजल्ट आएगा उसको याद रख लेना। देखो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस मास ऑफ वाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो प्लस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? देखो ना, ये माइनस है तो ये माइनस और माइनस यहां पे क्या हो गया? प्लस, तो प्लस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये माइनस यहां गया तो प्लस बन गया, तो प्लस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है, ये इसके माइनस के बाहर है, देखो ये इसका माइनस हमने लिखा है, ये माइनस, ये y का फॉर्मूले में, y के फॉर्मूले में माइनस है, माइनस ये प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन, तो उसका माइनस किया हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखोगे तो सरप्राइजिंग चीज तुमको एक दिखेगी, क्या? जेड टाइम्स ऑफ एमी, जेड टाइप्स ऑफ एमी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस प्लस। अब यहां पे तुम्हारा एमी और ये तुम्हारा एमी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बचा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। तो क्या सीखने को मिला? तुम क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन एक्स और वाई के एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखो, या सॉरी न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखो, एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखो, आंसर सेम आता है। यह है तुम्हारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एक्स, और ये है एटॉमिक मास ऑफ वाई, आंसर सेम आता है। देख लो, क्लियर है क्या? समझ में आया? मैंने तुम्हें हिंट यहां पे बता दिया था। देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं एक बार और बताता हूं, चलो तुमको डाउट हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं कराता हूं। देखो, मैं कोई और फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ये जो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है इसी को मैं लिख रहा हूं। अच्छा सर, इसी को लिख रहा हूं? हाँ, इसी को मैं लिख रहा हूं। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन में न्यूक्लियर मास आता है कि एटॉमिक मास आता है? प्लीज आप सभी लोग बताएं, न्यूक्लियर मास आता है कि एटॉमिक मास आता है? प्लीज आप सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं प्लीज। सभी लोग बताएं क्या? सर न्यूक्लियर मास आता है। बहुत बढ़िया, तो देखो न्यूक्लियर मास हमने लिखा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मास हमने लिखा एक्स का माइनस वाई का, इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिखा? तो सर न्यूक्लियर मास में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है सर, इग्नोर कर मार दो, इग्नोर मार दिया, ठीक है सर, इग्नोर मार दिया। अब जब मैं क्यू वैल्यू इसी न्यूक्लियर मास को एटॉम में लिखूंगा, तो यहां से देखो, मास ऑफ एटम बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या बनेगा? बताओ, तुम खुद यहां पर देख के बताओ, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या बनेगा? सर मास ऑफ न्यूक्लियस बनेगा मास ऑफ एटम माइनस उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका माइनस कर दो। अब देखो, ये न्यूक्लियस का मास है, ये न्यूक्लियस का मास है, तो एटम के मास में से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करो, एटम का मास बताओ क्या होगा? तो सर देखो, एम ऑफ जेड जो तुम्हारा न्यूक्लियस का मास है, उसी न्यूक्लियस का एटम का मास लिखा, माइनस जेड प्रोटॉन है तो जेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एटॉमिक मास के टर्म्स में। देखो, इस एक्स का न्यूक्लियस का मास, एक्स के एटम का मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया मैंने। सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी है अभी, माइनस ये फॉर्मूले का, ये माइनस इस फॉर्मूले का, इनटू वाई का न्यूक्लियस क्या होगा? सर वाई का एटम, वाई का एटम, इसमें जेड प्लस वन एटॉमिक नंबर है, देखो जेड प्लस वन एटॉमिक नंबर है, माइनस जेड टाइम्स ऑफ जेड प्लस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इस वाई का न्यूक्लियर मास लिखा। अब जब न्यूक्लियर मास हमने लिखा एटम के टर्म्स में, जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, तो फिर ये भी तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ओवरऑल सी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया तुम्हारा। तो Q इज इक्वल टू आया एटॉमिक मास ऑफ एक्स, एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस इस दोनों फॉर्मूले के बाहर है, तो होगा माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई, ये माइनस और ये माइनस प्लस जेड इंटू एमी, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो सिर्फ एमी बचेगा, और ये माइनस एमी बाहर था, इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर, यहां पे तुम्हारा माइनस जेड एमी प्लस जेड एमी, माइनस एमी प्लस एमी कट गया, तो ये आया एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर, ये है क्यू वैल्यू। अब कल को मान ले कहीं तुम टेस्ट सीरीज में बैठो या कि कोई किताब या एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें बोल दिया कि क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा माइनस एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखो, क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा माइनस न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखो, दोनों सेम ही आता है। हाँ, दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन ये हमने एक्स का एटम का मास लिया है और ये एक्स वाई के एटॉमिक मास लिया है, तो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, एक्स का एटॉमिक मास माइनस वाई का एटॉमिक मास, यहां पे एक्स का न्यूक्लियर मास मतलब वाई का, एक्स का न्यूक्लियर मास वाई का न्यूक्लियर मास सब्ट्रैक्शन। ये प्रूफ तुमको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, ना ही किसी किताबों में। मैंने क्यों किया है? क्योंकि भाई कल को तुम हो अगर 1% बच्चे को भी कहीं मिला तो कम से कम रोगे तो नहीं कि मास्टर ने बताया नहीं मुझे, सर जी ये मास्टर ने बताया नहीं मुझे, ये लो बता दिया।
Q इज इक्वल टू मास ऑफ एटम Y माइनस मास ऑफ एटम X है, X माइनस Y। क्लियर है? ओके सर जी, ठीक हो मास्टर। अब बचा तुम्हारा बीटा प्लस डी के, वो खत्म करते हैं एक बार। इसको तो लिख लिया होगा, इतना 2 बार मैंने ड्राइव किया। Q वैल्यू ऑफ बीटा प्लस डी के। अब बहुत आसान है, बीटा प्लस डी का क्वेश्चन क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z मास नंबर A। जब ये Y बनेगा तो बीटा प्लस में नीचे वाला ऊपर उठता है, ऊपर जाता है तो प्लस, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से घटता है, मास नंबर सेम रहता है, प्लस प्लस यहां से तुम्हारा निकलेगा, देखो ये X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। यहां से निकला तुम्हारा क्या 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 क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। यहां पे सिर्फ निकलता है न्यूट्रिनो। और Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, यहां से Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन होगा मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y इंटू सी स्क्वायर। ये न्यूक्लियर मास है, ये क्या है, न्यूक्लियर मास। ये न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिखा, ठीक है। अब एटॉमिक मास के टर्म्स में क्या होगा, सेम आएगा कि थोड़ा अलग आएगा, mx माइनस my माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, ये होगा। या Q वैल्यू रिएक्शन होगा mx माइनस my माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, या होगा Q इज इक्वल टू mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर इन एटॉमिक मास यूनिट, इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के टर्म्स में। एटॉमिक मास के टर्म्स में कौन सा सही होना चाहिए, सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। ये ऑप्शन ए है तुम्हारा, ये ऑप्शन बी है तुम्हारा, ये ऑप्शन सी है तुम्हारा, सोचो। फिर ड्राइव करूंगा, वही 4-5 लाइन लिखूंगा, समझाऊंगा, चल ठीक है। न्यूक्लियर मास के टर्म्स में तो ये होगा, न्यूक्लियर मास के टर्म्स में सही है, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास दिस इज करेक्ट। लेकिन एटॉमिक मास के टर्म्स में क्या बनेगा, तो रुकना और ध्यान से देखना, थोड़ा यहां पे चीजें अलग है। ये क्या है, पहले वाले इक्वेशन में Z था तो Z इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या है Z-1 तो Z-1 एक इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सोचो, मास ऑफ पॉजिट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सोचो, बोलो 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 बोलो। बोलो क्या आना चाहिए, इसका आंसर पता है, सोच के जवाब देना, थोड़ा सा विजुअलाइज करना, इसका आंसर ए आएगा। ये दोनों गलत है, ये थोड़ा सा हमारा स्कैम हो गया। बीटा माइनस में तो बिल्कुल कट जाता है, लेकिन बीटा प्लस में आपका आंसर आता है फर्स्ट। टॉप पोल देखते हैं कितने लोगों ने सोचा, 42% लोगों ने फर्स्ट दिया है। अच्छा सी तुम कमेंट करे तो सी आंसर दिया क्यों नहीं, दिया नहीं, 22% लोगों ने सी दिया, 32% लोगों ने दिया, ये आंसर आएगा। ड्राइव करो, करना तो घर पे बैठ के आराम से करना, जैसे मैंने वहां किया, आ जाएगा तेरा आंसर। ड्राइव बाय योरसेल्फ। तुमने 2 बार मैंने वो करके दिखाया है, तो एक बार घर पे तुम खुद नहीं करोगे सर, घर पे सर नहीं करेंगे, क्यों सर, हम याद कर लेंगे, बीटा माइनस में कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आता है, बीटा प्लस में 2 एक्स्ट्रा टर्म आता है, दैट्स इट सर, ये हम सीधा आंसर कर लेंगे, खत्म सर, रहने दो सर, प्लस डी क्या है ना, इसलिए 2 प्लस में एक्स्ट्रा टर्म आया, देखो ये वाला सर, इसलिए 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, हम याद कर लेंगे, छोड़। बाकी जिसको नहीं मतलब डायरेक्ट याद करना कर लो, बाकी मैं इसी में समझा देता हूँ। देखो पहला टर्म तो एज इट इज यही आएगा भाई, पहला टर्म तो वही है ना भाई, ये तो वही है, ये तो सेम वही एटम है, वही एक्स है, इसका बीटा हो या बीटा माइनस हो, एक्स तो वही है, तो ये तो पहला टर्म तो वही आएगा। देखो पहला टर्म तो तुम्हारा सेम आएगा एज इट इज, दूसरे टर्म में यहाँ पे -1 तो ये माइनस गया, इसको प्लस बनाया, तो ये माइनस एम ही रहेगा, एक माइनस एम ही है तो -2m ही बना ना। अरे बुर्बक, यहां पे ये न्यूक्लियाई है Z-1, Z-1 इसमें तुम्हारा क्या है सर, प्रोटॉन, तो एटम न्यूट्रल होता है जब तक आयोनाइज नहीं किया, तो Z-1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे Z-1 आएगा, Z-1 है तो -Z और ये -1, ये माइनस जब अंदर गया तो इसको प्लस बनाएगा, और इसको तुम्हारा माइनस ही, देखो ये माइनस माइनस, तो ये माइनस जाके इसको प्लस बना, ये माइनस ही रह जाएगा, तो -m ही, और ये -m ही तो -2m ही।
-2 me, ये आपका सही है, ये दोनों आपका गलत है। बस इतना तुमको यहां पर समझना है। आओ अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। दो चीजें मोटा मोटा बची है। अच्छा, वो रेडियो एक्टिव काइनेमेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी अब सिलेबस में नहीं है, हाफ लाइफ वाला जो तुम केमिकल काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो, वो पहले आपको पीवाईक्यू में मिल सकता है, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है। अगर वो पढ़ना होगा तो मैं एक्स्ट्रा में कभी पढ़ा दूंगा, या रिकॉर्डेड लेक्चर या लाइव जैसा भी हो मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगा, लेकिन वो स्पेशली सिलेबस से हटा दिया उसको, है ना। हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट, वो हाफ लाइफ में आधा का आधा का आधा आधा होता रहता है ना। उसका एक डेफिनेशन भी बड़ा सुंदर बनाया हुआ मैंने, मेडिजी में लिखा होगा कि हाफ लाइफ इज अ टाइम आफ्टर विच नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बिकम्स हाफ एंड हाफ। क्या बनाया था? अच्छा, इन रेडियो एक्टिविटी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बिकम लेस एंड लेस बट ऑलवेज सम लेफ्ट। अचानक से पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मेरे दिमाग में निकला डेफिनेशन। क्या निकला? कि इन रेडियो एक्टिविटी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बिकम्स लेस एंड लेस बट ऑलवेज सम लेफ्ट। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, तुमको केमिकल काइनेटिक्स का भी फील आएगा। इसको फील करो। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बिकम्स लेस एंड लेस बट ऑलवेज सम लेफ्ट। कम और कम होता जाएगा लेकिन हमेशा बचा रहेगा। फील करो सर कैसे? एक हाफ लाइफ के बाद आधा होगा, अब जो बचा उसका एक लाइफ के बाद आधा होगा, फिर जो बचा उसका एक लाइफ के बाद आधा होगा, फिर जो बचा उसका एक लाइफ के बाद आधा होगा। तो इनफाइनाइट लाइफ के बाद भी जो बचा है उसका तो आधा बचा ही रहेगा। एक गेम भी खेलते हैं ऐसा वाला कि मान लो ये दो हाथ लिया मैंने, इन दोनों हाथ के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। जितना डिस्टेंस है उसका आधा कर दो एक बार में, पास लाओ सर, पास लाओ। अब जितना डिस्टेंस उसका आधा लाओ सर, पास लाया। अब जितना डिस्टेंस उसका आधा लाओ, लाया। अब जितना डिस्टेंस उसका आधा लाओ। तो ये कभी भी हाथ मिलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं मिलेंगे? अबे जितना बचा है उसका तो आधा ही चलोगे ना हर बार। चलो सिलेबस में नहीं है, जो है वो देख लो। न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर। क्या? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, हाँ, और प्रोटॉन तुम्हारा है प्लस प्लस चार्ज। क्या प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे? हाँ सर, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो धक्का मार के भगाएंगे, हाँ भगाएंगे। तो भी न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, भागता क्यों नहीं है? समझना जरा। मान लो एक न्यूक्लियस लिया हमने, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन लिया। अब मुझे बताओ, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, हाँ सर। ये तो ना तो अट्रैक्शन करेगा ना रिपल्सन करेगा, न्यूट्रल है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है सर? प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ही, है ना। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस ही। अब ये कितने डिस्टेंस पर है सर? फर्मी मीटर पे। तो अगर तुम फोर्स देखोगे बिटवीन टू प्रोटॉन, बिटवीन टू प्रोटॉन, तो ये आएगा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन की स्क्वायर बटा डिस्टेंस 10 का पावर -15 का होल स्क्वायर। ये फर्मी मीटर के डिस्टेंस है ना बीच में, हाँ सर। तो के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तुम्हारा लगभग लगभग 1.9 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का पावर -30। तो भले ही तुम्हें यहाँ पे -38 दिख रहा है, लेकिन ये भी तो -30 है, हाँ। तो कट कितना आएगा सर? -8, लेकिन ये भी तो 10 का पावर 9 है, तो 2-3 न्यूटन आया कि नहीं आया? हाँ। तो उससे तो रिपेल करने चाहिए। अब ये तो दो प्रोटॉन के बीच लिखा है, क्या मल्टीपल प्रोटॉन होंगे उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर, लगेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा है तो ब्रेक हो जाने चाहिए, हाँ। लेकिन न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? न्यूक्लियस इसलिए ब्रेक नहीं होता है क्योंकि उसमें एक अलग तरह का फोर्स और लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है अलग तरह का? न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स की सबसे पहला एग्जिस्टेंस इसलिए समझ में आया कि इतना रिपल्सिव फोर्स होने के बाद भी, इतना रिपल्सिव फोर्स होने के बाद भी वो न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकलता है? कि उसमें एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। वो न्यूक्लियर फोर्स उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, न्यूक्लियर फोर्स। अब इस न्यूक्लियर फोर्स का डेफिनेशन बताओ, प्रॉपर्टी बताओ। तो ये तुम्हारा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, दो न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स बराबर रहता है। अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियर फोर्स बताओ, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला, तो बराबर होता है। दूसरी बात, ये इक्वल इक्वल लगता है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स
ऑन चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरी बात, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब मीडियम बीच में क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ओके, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, तो ये हम न्यूक्लियर फोर्स की बातें कर रहे हैं। हाँ सर, आप न्यूक्लियर फोर्स की बातें कर रहे हो, चलो, तो न्यूक्लियर फोर्स में बहुत सारी बातें आप निकल के आ रही है, धीरे धीरे समझिएगा। तो ये न्यूक्लियर फोर्स एक बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सेम लगता है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, नॉन कंजर्वेटिव होता है। जैसे होता है ना फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, इसका एक पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। अच्छा, ये शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज मतलब इसकी रेंज न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है, 10 का पावर -15 मीटर फर्मी मीटर के रेंज में लगता है। ये नॉन सेंट्रल होता है। नॉन सेंट्रल मतलब, नॉन सेंट्रल मतलब जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन है तो उसके लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगे, इधर उधर कहीं भी लग सकता है। अच्छा, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको ये फॉलो नहीं करता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉलो करता है। नेक्स्ट, मेडिएटेड बाय, जैसे मीडियम पार्टिकल होता है ना हर फोर्स के लिए कुछ कुछ, मेडिएटेड या मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल इज मेसॉन्स। सर ये मेसॉन्स कहां से आया, सिर्फ याद रखना है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन की वजह से लगता है, ये मेसॉन्स की वजह से लगता है। अच्छा, डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता इलेक्ट्रॉन पे, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, क्यों लगेगा, ये न्यूक्लियॉन्स में लगता है, न्यूक्लियॉन्स थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स है क्या, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, क्लियर, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब दो सवाल मैं आपसे कराऊंगा, दो सवाल, दो सवाल, ये सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या है, नेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर इतना इतना इतना, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आराम से इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, सर करेक्ट ऑप्शन बता दो वो मास्टर बता। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स है, और ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच का फोर्स है, बताओ। तब तक एक चीज और मैं लिख देता हूं, मुझे याद आया, तब तक मैं एक और चीज लिख देता हूं यहां पर, चाहे तुम करो नहीं तो बाद में बोलोगे हमारे साथ जुलम हुआ है। अच्छा, अभी तो पोल दिया ही नहीं, तो जुलम कैसे होगा, अभी जुलम नहीं करते तेरे साथ। देख, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 10 का पावर 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। बात याद आ गई तो लिख दिया मैंने, है ना, बात याद आ गई तो लिख दिया। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बता गुरु जल्दी बता, 30 सेकंड का सामने दे रहा हूं तो सबके सामने 30 सेकंड का, सिर्फ 30 सेकंड का, चल जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब तुम्हारा कुछ खास बचा नहीं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर बचा है, फिजन फ्यूजन का थोड़ा सा फॉर्मूला बचा है, न्यूक्लियर रिएक्टर बचा है, मतलब 40-45 मिनट बस, 40-45 मिनट बस। 40-45 मिनट बस। 40-45 मिनट बस, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे आपने जवाब दिया तो होगा बिल्कुल पहला जवाब, लेकिन वो गलत है। आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा ये वाला, थर्ड। अब देखते हैं थर्ड कितने लोगों ने दिया है। तो ये शानदार एमएसकैम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही मजा आ गया। 7% लोगों का सही जवाब है, पता नहीं भगवान की वजह से तुक्का ही लगा होगा, क्योंकि ये जो जवाब दिया 5%, उसको तो क्या ही बोलूं मैं। तो 77% लोगों के साथ यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और मुझे इस बात पे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। हेलो कौन, नमस्कार, नम मैं HDFC बैंक की रिकॉर्डेड लाइन से कॉल कर रही हूँ। अच्छा क्या मेरी ठीक, बात
मनीष। हाँ जी। मैंने आपको आपके अरे यार, एक तो ईएमआई बाउंस कर गया है, पैसे नहीं है। रोज फोन करते हैं बैंक वाला पैसा मांगने के लिए, कहाँ से दूंगा? कहाँ से दूं पैसा मैं? चलो चलो चलो, 7% लोगों का सही है। रामलाल झा, ये है कौन रामलाल झा बे? इसका मैसेज सही रहता है। कॉल किया जाए, इसको पूछा जाए, तो सही रहता है, हमेशा गलत नहीं करता ये। जब भी स्कैम देखो तो इसका स्कैम वाले में सही रहता है, फंसता नहीं है। ये तुमको क्या लगा मैंने फोन काटा है? सच में आया था कि लोन का एक्सपायर हो गया, पैसा जमा नहीं किया, कल भी आएगा इसी समय, सुना दूंगा। तुमको लग रहा है झूठ बोल रहा हूं मैं? पैसे नहीं है, ईएमआई बाउंस हो गया। रोज फोन करते हैं बैंक वाले, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ये नहीं है। चलो, तो किसी को समझ आ रहा है कुछ? कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? अब तुमको नींद आएगी कि मैं बता दूं? बता दूं या रहने दूं? रहने दो यार, नहीं बताऊंगा अभी। उठा नहीं रहा फोन ये। वाई न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। अबे तो उसकी मर्जी है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। पहली बार थोड़ी ना है जो हुआ है। अच्छा, चार्ज पे क्यों डिपेंड करेगा? जो फोर्स चार्ज की वजह से लगता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा चार्ज पे डिपेंड करता है, तो चार्ज चार्ज की वजह से लगता है तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड क्यों करेगा? सर मैं भी पहले ये सोचा था, जैसे ही आपने वो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात लिखा तो मैं समझ गया और सी कर दिया। ए भाई, ए भाई, करेक्ट हो गया। नेट फोर्स पूछा है, उसमें रिपल्सन भी लग रहा होगा, इसलिए आकाश हार्ड। वेरी गुड, सैल्यूट योर थॉट। बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा सही आंसर है। मैं तुम्हें न्यूक्लियर फोर्स बराबर बराबर पढ़ाया था, मैंने नेट फोर्स बराबर थोड़ी ना पढ़ाया है। मैं तो न्यूक्लियर फोर्स बराबर पढ़ाया था। तो सर यहाँ का है, ये नेट फोर्स पूछा है। इसी का एक और सवाल है जो मैं तुमको कराने वाला था, अगर वो सवाल कराता तो तुम सही लोग, सब लोग सही आंसर देते। क्या? ये वाला, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इतना रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आंसर हो जाए। अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं, एग्जैक्ट इक्वल आता है, तब ये आंसर होता और तुम्हारा आंसर सही होता। लेकिन अब क्या है कि ये पूछा है न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स पूछता तो ये आंसर सही होता। न्यूक्लियर फोर्स पूछता तो ये आंसर सही होता, और तुम्हारा इसीलिए वो सही भी हो सकता था, उसी के अकॉर्डिंग तूने जवाब दिया। लेकिन यहां पे क्या पूछा है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक काउंट होगा। तो सर उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क देखो क्या पड़ेगा। प्रोटॉन एंड प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है। अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा क्या? अट्रैक्टिव होता है। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर घटा के नेट फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन में सिर्फ न्यूक्लियर ही बचेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें होगा नहीं। इन दोनों में ओनली न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा। तो इस दोनों में न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, मान लो अट्रैक्शन है 100 का, तो 100 का होगा। यहां पे 100 का अट्रैक्शन है और 2 का रिपल्सन है, तो 98 होगा। इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स कम हो गया। बताओ, मजा आया इस स्कैम में कि नहीं आया? जल्दी बताओ प्लीज। प्लीज ये देखो, ये क्या है? फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन विच इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी तुमको रिलेशन देख के बताया कि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, अभी लिख के दिखाया है न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्ट्रांग होता है। चलो करो इसको, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी करो। अरे सिंपल सा है कि दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर होगा, न्यूक्लियर बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा होगा, कि न्यूक्लियर बड़ा और बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के? बताओ, अभी लिख के दिखाया है। न्यूक्लियर फोर्स बड़ा होता है। बता, जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा ये गधा, गधा अवार्ड। जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा एक गधा अवार्ड। यस, तो गधा अवार्ड इज रेडी फॉर यू ऑल। गधा अवार्ड। अरे गधा नहीं है, तू तो गधा है। हाँ,
तो गधे को तो गधा अवार्ड देंगे ना, चाहे ये कुछ भी हो। इसको थोड़ी ना गधा बोल रहा हूं मैं, गधा तुमको बोल रहा हूँ। जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा गधा अवार्ड। चल देखते हैं गधा अवार्ड का हकदार कौन। चलो चलो गधा अवार्ड का हकदार कौन है। चलिए अच्छा हो गया, समय हो गया। तो इस तरीके से आपने जो जवाब दिया है कि न्यूक्लियर फोर्स बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, यह जवाब बिल्कुल गलत है, एकदम सही नहीं है। सही जवाब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा होता है न्यूक्लियर फोर्स से, क्योंकि डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम है। तो 10 एंगस्ट्रॉम है तो क्या हुआ, न्यूक्लियर फोर्स का रेंज फर्मी मीटर बताया था। आय हाय हाय, 10 मीटर पे तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो आंसर होगा सी, 12%। लो गधा अवार्ड, किसको मिलेगा ये गधा अवार्ड, कौन है ये देखो गधा अवार्ड, अजय विजय को गधा अवार्ड, धर्मेंद्र रोनियान, देव, अंशुल, इसमें से कुछ का तो तुक्का ही होगा। कैसा लगा सर, हम नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं सर। अरे गधा, इधर तुमको नहीं पढ़ाया था, इधर तुमको नहीं पढ़ाया था सर, क्या पढ़ाया था। इसका रेंज क्या होता है, शॉर्ट रेंज फर्मी मीटर, ये न्यूक्लियस के अंदर ही लग सकता है, इसका रेंज फर्मी मीटर में होता है, 10 एंगस्ट्रम पे लगेगा ही नहीं। बताओ कैसा लगा ये गलत करके सर। सर बताओ, अगर मजा आ गया हो और इससे तुमको लंबे समय तक अब ये कंसेप्ट याद रहेगा, तो एमआई स्कैम ओपी लिख देना क्लास में, थैंक यू सो मच, कमेंट में सॉरी, बाय, निकल लो। एमआई स्कैम में सुन 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 सुन, एक बात और, एक बात और, एक बात और, यहां पे मैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर का फोटो और बेसिक बेसिक थोड़ा सा थ्योरी लिख के दे रहा हूं, ये पढ़ लेना थोड़ा कि मॉडरेटर क्या होता है, कंट्रोल रॉड क्या होता है, ये कूलेंट क्या होता है, ठीक है। ये अगली क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, 15-20 मिनट लगेगा बस, ठीक है। चल निकल ले अब तुरंत से पहले। जिसको लगता है कि तुम इसको लंबे समय तक अब याद रखोगे, कमेंट में लिख दो एमआई स्कैम ओपी, ठीक है। तो किस तरीके से ये कंसेप्ट आपको सिखाया मैंने, मजा आया कि नहीं जरूर बताइएगा। निकल लीजिए प्लीज, निकल पट पट पट।